बच्चों, कैसे हो आप लोग। बायोटेक प्रिंसिपल हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम करने वाले हैं बायोटेक एप्लीकेशन विच इज़ बेसिकली सेकेंड चैप्टर एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यूनिट। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, पहली बात, फटाफट से जाके आप बायोटेक प्रिंसिपल पहले देखो, क्योंकि अगर आपने बायोटेक प्रिंसिपल नहीं पढ़ा है सो आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, सो पहले आप जाइए बायोटेक प्रिंसिपल का रिकॉर्डिंग देखिए और उसके बाद फिर इस चैप्टर पे आइए। डू नॉट डायरेक्टली जंप टू दिस चैप्टर, नहीं तो बाउंस मारेगा। ठीक है, अब देखोगे कहाँ से वो अगर हम बता दें, डोंट वरी, तुम्हें कहीं ढूंढना नहीं है। ये देखो हम लाए हैं यहीं पे आपको, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको ऐसा मिल जाएगा, है ना, बायोलॉजी वन शॉट्स चैप्टर 2024 बोर्ड्स के लिए। और क्लास 12 बाय अनअकैडमी इज़ द चैनल ऑफ कोर्स जिस पे आपको वीडियो मिल रहा है। तो इधर में एकदम लास्ट में तुम्हें मिलेगा। ठीक है, ये भी हमने कल ही अपलोड किया, सो यू विल सी एट द लास्ट। ये आपका सेशन है, ठीक है, अभी 12 घंटे पहले हुआ। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो प्लेलिस्ट है ये बहुत बहुत ही ज़्यादा मस्त है। ठीक है, कुछ चैप्टर स्पेशली विच आई विल रिकमेंड बिकॉज आई कैन से फॉर श्योर कि हाँ, उससे बेटर कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं मिलना नहीं है, ये हम गारंटी से बोल रहे हैं। जो कि है तुम्हारा इस चैप्टर का चैप्टर नंबर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें एक एक एनसीईआरटी के पॉइंट कवर हैं। तुम लोग को देखने में भले 4 घंटे लग रहा है, बट अगर तुम लोगों ने वीडियोस देखोगे तुम्हें पता है कि 5 घंटे 6 घंटे देखने के बाद भी आधा उड़ा रहता है। सो विद इन 4 आवर्स आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी टॉपिक। तो जिसको भी अगर इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, तुम लोग डर रहे हो, मेरी रिकमेंडेशन है इसमें से भी अगर तुम बोलो कि हाँ मैम वन शॉट के थ्रू कौन सा हो सकता है, आई गो कि ये कर लो। और उसके बाद तुम्हारा ह्यूमन हेल्थ पूरा यहाँ पे कंटेंट अच्छे से मिल जाएगा, सब में मिलेगा। खैर, माइक्रोस एंड ह्यूमन वेलफेयर सिर्फ एक जो है 1 घंटे का लेक्चर है। ठीक है, और इसमें एक भी टॉपिक, एक भी वर्ड मिसिंग नहीं है। खैर, किसी में भी कुछ भी मिसिंग नहीं है। लेकिन जैसे ये कुछ ऐसे हैं, टू बी ऑनेस्ट, वेयर आई एम सरप्राइज कि इतने कम टाइम में कैसे इतना बेहतरीन कंटेंट बना है। सो दैट इज वाई गो फॉर दीज चैनल्स। बाकी अपना अच्छे से कर लेना। चैप्टर 1 और 2 में कोई एक हमने एनसीईआरटी से कवर किया है, तो जिसको एनसीईआरटी से नहीं करना होगा दूसरा वन शॉट देख लेना। ठीक है, इसी चैनल पे वो भी है। तो खैर ये कर लेना। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका सितंबर 30 को बेटा 25% ऑफ जाने वाला है। यूजुअली आपको 20% ऑफ मिलता है, बट राइट नाउ यू गेटिंग 25% ऑफ। और जाके सब्सक्रिप्शन ले लो। फीस तो आपको पता है, अगर 6 मंथ की भी आप देख रहे हो 9000 है। इसके अंदर आपको पता है, एक बार सब्सक्रिप्शन आपने लिया तो सैम्पल पेपर जितने आएंगे सब सॉल्व कराएगा टीचर। आपको शॉर्ट नोट देगा, चीट नोट देगा, एग्जाम के एक दिन पहले क्या पढ़ के जाना, मतलब पूरा एग्जाम के लास्ट तक आपको सपोर्ट रहेगा। जो कि होता क्या है, कहीं पे भी आप पढ़ते हो, सिलेबस खत्म होने के बाद जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, जो कि पर्सनली मैंने देखा है। सो ये प्रॉब्लम आपको रहेगी नहीं। ठीक है, आपको कंटेंट एग्जाम के लास्ट डे तक टीचर्स आपको सपोर्ट करते रहेंगे। और अगर ये फीस ज़्यादा लग रही है तो मॉक टेस्ट दे दो, जो कि 30 सितंबर को है। ठीक है, 1 बजे है। टेस्ट अच्छा नहीं जाए तो आके सब्सक्रिप्शन ले लेना 25% ऑफ से। दोनों ही चीज़ें 30 को ख़त्म हो रही हैं। क्या है, ठीक है, चलिए आइए अब पढ़ते हैं बायोटेक प्रिंसिपल। देखो, बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस हमने कर ली कि बायोटेक्नोलॉजी हम करते कैसे हैं, सब बढ़िया। हमने बहुत प्रोसेस पढ़ी, इसका जीन निकालो, उसमें करो, ये सब करो। ठीक है, अगर क्विकली रिकैप कर दे तो बायोटेक्नोलॉजी है क्या। बायोटेक्नोलॉजी इज़ नथिंग, इट जस्ट कि हम अपने इंसान जो है अपने फ़ायदे के लिए, और हम लोग क्या करते हैं, किसी का जीन मैनिपुलेट कर देते हैं। चाहे हम उसका किसी ऑर्गेनिज्म में कोई अच्छी क्वालिटी दिख रही है, हमें लगा अरे वाह ये तो अच्छा है, अपने अंदर हम डाल लेते हैं, या फिर किसी प्लांट के अंदर अगर। सो ओवरऑल पॉइंट ये, हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ समथिंग जीन मैनिपुलेशन। खैर, बायोटेक्नोलॉजी इज नॉट ओनली अबाउट जीन मैनिपुलेशन, बट लास्ट चैप्टर में हमने मेनली जीन मैनिपुलेशन के बारे में बात किया था। ठीक है, विच इज योर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। अब उसी का हम लोग एप्लीकेशन देख रहे हैं कि बायोटेक इतनी तारीफ तो हमने की, बट एक्चुअली बायोटेक जो है वो हमारा, उसमें कितनी आपके एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट आ जाता है, आपको मेनली यहाँ पे 3-4 पोर्शन देखने मिलेगा कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन आपके एग्रीकल्चर, ठीक है, बोले तो खेती में क्या है, एंड देन यू हैव एग्रीकल्चर। सेकेंड हमारे पास आ जाएगा बेटा, आपके पास आ जाएगा हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिसिन वाला पार्ट। ठीक है, ये 2 हमारे में मेन है, एग्रीकल्चर, मेडिसिन। दीज आर द 2 पोर्शंस जो आपके मेन है, और हम लोग इन्हीं दोनों को करने वाले हैं अच्छे से, और बाकी तो हम लोग करते रहेंगे। तो हम लोग सबसे पहला हमारा है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में, लेकिन अभी कुछ पहले बेसिक पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे और फिर हम लोग आ जाएंगे। दिस कलर इज गुड, यस इट्स गुड, दिस कलर इज गुड, ओके। नाउ तो देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है कि यहाँ पे बोला गया बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ क्या है। बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ बस इतना सा है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना लें, है ना, या फिर ऐसा प्रोडक्ट बना लें जो इंसानों के फ़ायदे का है।
ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग सिर्फ अपने फ़ायदे की बात कर रहे हैं माइक्रोब्स में भी और इसमें भी, ठीक है, क्योंकि हम लोग सबसे हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म है, तो हमें तो अपने फ़ायदे की चीज़ें हम लोग बना ही रहे हैं, यू नो, टॉप पे आते हैं हम लोग। अब देखो बायोटेक्नोलॉजी में मेन हम लोग कौन सी एरिया, आपका यहाँ से पता है, यहाँ से डायरेक्टली 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है सिंपली कि बायोटेक्नोलॉजी आपकी कौन कौन से फील्ड में है, तो वो आपकी थेरापेटिक्स में है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हम लोग बना रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड में बना रहे हैं, वेस्ट को ट्रीट करने में हेल्प कर रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन भी हम लोग इससे कर रहे हैं, ठीक है, डायग्नोसिस बेसिकली हम लोग बीमारियां वगैरह, आरटीपीसीआर वगैरह तुमने देखा था अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था, ठीक है, एड्स वगैरह, एलिसा वगैरह, प्रोब, कैंसर, ये सारी चीज़ें हमारी जो डायग्नोसिस हैं आजकल के जो टेस्ट है वो काफ़ी हमारे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। बायोरेमेडिएशंस हम लोग बहुत सारे आपके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो कि अल्टीमेटली हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे सिर्फ इन टर्म्स को एक बार देख के रखो कि हाँ ये आएगा, यहाँ से क्वेश्चन सिंपली इतना आता है कि आपको लेट्स से आपको एक क्वेश्चन दे दिया बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे यूजफुल नहीं है, इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा और कुछ एक एक्स्ट्रा होगा, तो बस अगर आपको ये चीज़ देख के रख रहे हो तो इट विल बी गुड। देखो अक्सर तुम लोग गलती क्या करते हो, तुम लोग को लगता नहीं बायोटेक्नोलॉजी एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करेगी, तो याद रखना एनर्जी प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है और वेस्ट ट्रीटमेंट में भी, तो बस बाकी तो बहुत ऑब्वियस सा चीज़ है, तुम लोग कर लोगे। और अगर जब भी करो एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर देना तो मुझे दिख जाए कि अच्छा किसका इसका कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि क्या क्या बायोटेक्नोलॉजी के ना एक रिसर्च एरिया क्या है, मतलब हमने मेनली किन चीज़ों पे फोकस किया। हमारे लिए आज फायदे की चीज़ें तो है बायोटेक्नोलॉजी, ये हमें पता है, लेकिन हमने किस किस हमारा रिसर्च एरिया जो था वो हमारा क्या था। देखो सबसे पहला जो हमारा था कि हमने इस बात पे फोकस किया कि हम एक ऐसा कैटलिस्ट बना लें, ठीक है, जो कि बेसिकली किसी ऑर्गेनिज्म को इम्प्रूव कर दे या अल्टीमेटली हमारे पूरे एंजाइम, ऐसा हम प्योर एंजाइम बना दे जो कि हमारे फायदे के लिए हो। इसको देखो एनसीईआरटी का एक्चुअली डायरेक्ट ये वर्ड लाइन उठाई गई है क्योंकि इन्हीं वर्ड्स को ऐसे ही मैनिपुलेट करके आपके फॉर्म में क्वेश्चन आएगा। बट लेट मी गिव यू अ फेयर एग्जांपल जिससे आपको ये चीज़ समझ आ चुके। देखो बायोटेक्नोलॉजी में अभी हम आपको पढ़ाएंगे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंसुलिन बना लेते हैं, इंसुलिन बना रहे हैं तो हमने क्या किया, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना लिया और प्रोडक्ट बना के हम क्या कर रहे हैं, उसको हम सबको दवाइयाँ दे रहे हैं। जिसको डायबिटीज़ आजकल जिन लोग को हो रही है हम लोग इंसुलिन से ट्रीट कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, वहाँ पे एक प्योर एंजाइम एक्सट्रैक्ट कर लिया। कैटलिस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एंजाइम बना रहे हैं जो हमारी बहुत सारी प्रोसेस को स्पीड अप कर रही है, वो चाहे टेस्ट ट्यूब बेबी फॉर्मेशन हो या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो या कैंसर डिटेक्शन हो, तो हम लोग वहाँ हर जगह पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या है कि देखो एक तो हो गया कि हमारा फोकस होना चाहिए कि हाँ हम कोई कैटलिस्ट बनाएं या फिर बेसिकली एंजाइम बनाएं या प्रोडक्ट बनाएं जो हमारे काम का हो। दूसरा हमें रिसर्च करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है, वो ये है कि भाई तुम ऐसा एक कंडीशन भी बनाओ कि जिसमें कैटलिस्ट प्रॉपर्ली वर्क कर सके। लेट्स से कि अगर हम इंसुलिन बना रहे हैं, ठीक है, अब इंसुलिन को हम सोचे कि हम अपने घर के किचन में पैन में बना लेंगे जिसमें चिल्ला बनाते हैं, हो गई फिर तो बैंड बजी। क्यों? बिकॉज वी नीड अ स्टेराइल कंडीशन, प्रॉपर पीएच, प्रॉपर टेम्परेचर, जो कि हमारी कहाँ पे आ सकती है, जो कि हमारी आ सकती है आपकी बायोरिएक्टर्स के अंदर जहाँ पे कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट हो। तो हमारा रिसर्च करते हुए एक तो हमारा कि यस वी हैव टू गेट द प्रोडक्ट, एंड सेकंड पॉइंट विच इट शुड बी कि हमें एक ऐसा एम्बियंस भी क्रिएट करना है जिसमें कैटलिस्ट वर्क कर सके और आपका बन सके, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि अगर मान लो हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट बना भी लिया जो कि अल्टीमेटली हमारे ह्यूमन बॉडी में यूजफुल नहीं है तो भी पॉइंट नहीं है। तो वी हैव टू फोकस ऑन दैट एज वेल कि हम जो जीन निकाल रहे हैं, जो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, वो हम जिस बॉडी के लिए टारगेट कर रहे हैं, जिस होस्ट ऑर्गेनिज्म में टारगेट कर रहे हैं, वहाँ पे क्या ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा मेन फोकस होना चाहिए। जैसे अगर हम अपनी बॉडी का कोई जीन निकाल के हम बैक्टीरिया में डाल दें, समटाइम्स दे डोंट वर्क। रीजन क्योंकि हमारे जीन के अंदर इंट्रॉन्स होते हैं और बैक्टीरिया के अंदर इंट्रॉन से स्प्लाइस होते ही नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए थर्ड आते हैं, सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्योरीफाई द ऑर्गेनिज्म कंपाउंड। यही आपको बोला है कि देखो हमने मान लो पहली चीज़ तो लेट्स से हमने टारगेट किया कि वी हैव टू मेक इंसुलिन, मतलब वो हमारा प्रोडक्ट हो गया, वो हमारा टारगेट हो गया, हमने उसके लिए अच्छा खासा एम्बियंस बनाया, वो हमने बना दिया बायोरिएक्टर। थर्ड हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मान लो इतना बड़ा बायोरिएक्टर है, उसके अंदर हमने एंजाइम बना दिया, अब हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं जिससे हम उससे प्रोडक्ट को निकाल सकें, तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो थर्ड द थिंग विच वी नीड टू फोकस इज कि टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब मान लो हम इसके अंदर हमने अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया, अब हमारा टारगेट ये भी है कि आप इसमें से निकालो, इसको प्यूरिफाई करो, टेस्टिंग के लिए भेजो और उसको बेचो, जिसको हमने डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में पढ़ी थी। तो वी हैव टू फोकस ऑन दीज 3 एरियाज, अदरवाइज हमारा ये क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे अगर आपके घर में ये तीनों चीज़ को अगर हम कनेक्ट करना चाहें, एक सिंपल सी बात है, अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हाँ भाई आप पहली चीज़ तो आप उनके लिए नाश्ता बनाओ, जो सेकंड ऐसा कुछ बनाओ जो खा सके, ठीक है। थर्ड
उनके पास तक पहुंचना भी चाहिए। वही सेम चीज़ है, वी हैव टू क्रिएट द बेस्ट कैटलिस्ट, वी हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज बेटर कंडीशन वेयर कैटलिस्ट कैन बी यूटिलाइज, एंड थर्ड देयर वी हैव अ प्रॉपर टेक्निक वेयर वी कैन प्यूरिफाई दैट कंपाउंड। ठीक है, तो एनसीईआरटी में क्या है, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन को ऐसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन आपको हर चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको लर्न नहीं होगा। और यहाँ से हर एक चीज़ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ये भी बनता है, व्हाट आर द क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दे विल डायरेक्टली गिव यू द ऑप्शन। लेंदी के ऑप्शन यहाँ से सारे आते हैं। ठीक है, आई वाज प्लानिंग टू टीच दिस चैप्टर ऑन ब्लैंक स्लाइड, लेकिन फिर हमने इसकी PYQs एक बार उठाए, फिर मुझे देखा कि ये सारे के ही हैं और वही सेम चीज़ को लिखना है, तो बेटर है। और एनसीईआरटी लैंग्वेज में आप लिखोगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लैंग्वेज अपनी खुद की बना के लिखोगे, स्टिल यू हैव टू यूज़ द टर्म्स, और टेक्नोलॉजीज़ के लिए आपको फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है, टर्म्स के लिए, टर्मिनोलॉजीज़ के लिए, नॉट टेक्नोलॉजीज़ के लिए। अच्छा, एप्लीकेशन आपको बोला गया है कि अब आता है कि हमारे एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन की ज़रूरत क्या है। थोड़ा सा हम पुराने दिनों में आ जाते हैं। पुराने दिनों में हम लोग होते थे ऐसे आदिमानव टाइप्स के, ठीक है, और कपड़े उपड़े पहनते नहीं थे, पत्ती वगैरह पहन के घूमते थे। एक मिनट रुको, हाँ, मुझे बहुत डर लगता है। स्टॉप पे एक मेरा कर्सर था, वो टच हो जाता ना, गई थी मेरी सेशन। एक बार हम कर चुके हैं, आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेकेंड टाइम। सो कमिंग टू द पॉइंट कि पहले क्या था, पहले बहुत कम पॉपुलेशन हुआ करती थी। बहुत सारे जो लोग होते थे वो एक जगह जाते थे, खाना मतलब वहाँ पे खेती करते थे, या फिर जो प्रोडक्ट होते थे वहाँ पे करते थे, उसके बाद फिर दूसरी जगह मूव ऑन कर जाते थे। बट धीरे धीरे जब लोग सेटल होने लगे, मैरिज का कॉन्सेप्ट आया, तो क्या करने लगे, पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रहना शुरू किए। फिर पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, फिर क्या हुआ, खाने की कमी होने लगी। ठीक है, तो जब एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट आया, तो सबसे पहले हमारे पास, अब देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या तरीका था, हमारे पास था एक ट्रेडिशनल वाला, एकदम ट्रेडिशनल में हम आ जाए। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आप कुछ भी करोगे, खेती तो करोगे, बट यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड था, हमारा जो प्रोडक्शन था, दैट वाज वेरी लो। ठीक है, तो इससे तो तुम खाने की कमी पूरी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछें कि हमारे पास क्या एक तरीका है वेज टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, तो डेफिनेटली ट्रेडिशनल वन इज नॉट। ठीक है, बिकॉज वी कैन नॉट इंक्रीज उसके, तो हमारे पास तीसरा आ जाता है वेज टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या तरीका है। ठीक है, सबसे पहला आ जाएगा हमारे पास बेटा एग्रोकेमिकल बेस्ड, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आया था। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये हमारा आया था। अब एग्रोकेमिकल बेसिकली वो आती है ना, शक्तिमान और वो डाई वगैरह, पोटेशियम वगैरह, जिसमें लोग केमिकल्स यूज़ करते हैं, वो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारी आई थी, तो उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन रेट बहुत अच्छा हुआ था। पर इसका ड्रॉबैक है। इसका क्या ड्रॉबैक है? इसका ड्रॉबैक है सॉइल पोल्यूशन। क्या है? सॉइल पोल्यूशन। इससे आपकी मिट्टी ख़राब हो जाती है, हेल्थ ख़राब हो जाता है, ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र पड़ते हैं, हमारा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, मैग्नीफिकेशन हो रहा है केमिकल्स का। सो ये एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है एग्रोकेमिकल बेस्ड में। ठीक है, फिर भी अभी भी वी आर यूजिंग इट। सेकेंड हम लोग आ जाते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या है, वी यूज़ मैन्योर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैन्योर का यूज़ करते हैं। वो जो गोबर वगैरह होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसका प्रोडक्शन जो है इसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा नहीं होता है। केमिकल के कंपैरिजन में इसका प्रोडक्शन डाउन होता है, यहाँ पे हाई होता है। ठीक है, बस इसके कंपैरिजन में, ट्रेडिशनल के कंपैरिजन में तो ये भी हमारा एक तरीका है फूड को इन्हांस करने का। फिर भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्शन एग्रोकेमिकल के स्पीड में नहीं हो पाता, तो हम लोग का क्या होता है, ऑर्गेनिक जो सब्जियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी होती हैं कॉस्टली। तो दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम वी हैव। यहाँ पे कॉस्टली हो जाता है, एंड प्रोडक्ट कॉस्ट हो जाता है, कॉस्टली फूड हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मान लो अगर एक फार्मर है जो कि नॉर्मली अगर एग्रोकेमिकल यूज़ करेगा, तो उसके पास 1000 kg अगर टमाटर आएगा, तो हो सकता है कि मैन्योर करके उसके पास 25 kg आए या फिर 500 आए, तो क्या करेगा वो, प्रोडक्ट प्राइस तो बढ़ाएगा ही ना, क्योंकि अच्छा दे रहा है, बट इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा तो थर्ड वाला, और थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट वी हैव, अच्छा, हाइब्रिडाइज्ड सीड वगैरह यूज़ करना, दीज आर द पार्ट ऑफ एग्रोकेमिकल। हाँ, दे ऑल्सो हैव फ्यू ड्रॉबैक्स, कि उसमें अनवांटेड कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं। तो ये सारे पोर्शन आप लोग स्ट्रैटेजीज़ में क्या डिलीटेड है, और थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा इन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के स्टार्टिंग में, तो वहाँ से ये क्वेश्चन रीजनिंग करके आ सकता है। खैर वी विल डू PYQs, तो वहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट एज ऑफ नाउ। बट यू हैव टू थिंक कि हाँ, एग्रोकेमिकल इज़ बेसिकली हम लोग जो आजकल खेती करते हैं, तो उसमें हर एक चीज़ इंक्लूड हो जाएगी। जेनेटिक इंजीनियरिंग बेस्ट है,
ये बेस्ट क्यों है, इसमें तुम एक बार तुमने जुगाड़ कर दिया कि मान लो आपकी कोई पेड़ है कोई जिसमें बहुत ज़्यादा कीड़े लग रहे हैं, आपने एक बार क्या किया उसके अंदर कोई ऐसा जीन डाल दिया जिसकी वजह से कीड़े मर जाएं, तो बस फिर नेक्स्ट जनरेशन और जनरेशन पास होता रहेगा, आपके लिए कोई झंझट ही नहीं है। सो इट इज़ द बेस्ट वन। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर इज़ द बेस्ट विच वी हैव। ठीक है, अब हमारे पास आता है ये देखो यहाँ पे कुछ ग्रीन रिवोल्यूशन की तारीफ की गई कि देखो ग्रीन रिवोल्यूशन जब आया था बेसिकली दिस इज एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहला वी हैव द ग्रीन रिवोल्यूशन। जब ग्रीन रिवोल्यूशन बेटा हुआ था तो आपको पता है कि हमारी जो फूड सप्लाई थी वो जस्ट ट्रिपल हो चुकी थी। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसको डिटेल में पढ़ाया गया था स्ट्रेटजीज में बट डिलीटेड नहीं, बट यहाँ से आ जाएगा, तुम्हें लगेगा अरे ये तो स्ट्रेटजीज से आ गया, बट यहाँ पे भी दिया हुआ है। ये क्या किया, हमारी यील्ड को बेटर कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट बेटर हो चुकी थी, केमिकल्स हम लोग यूज़ कर रहे थे, क्रॉप की वैरायटी यूज़ हो चुकी थी। क्यों, बिकॉज वी आर यूजिंग हाइब्रिड सीड, हम लोग हाइब्रिड सीड यूज़ कर रहे थे। ठीक है, बहुत सारी हाइब्रिड वैरायटी हर चीज़ की आ चुकी थी, तो जिसमें अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स आ गए थे। नेक्स्ट, बट इट इज़ नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, फिर भी इनफ नहीं है। सोच रहे हो पॉल्यूशन हेल्थ के लिए ख़राब, वो तो हटा दो, ट्रिपल कर चुका है, हर चीज़ें बेटर हो चुकी हैं, फिर भी अगर हम सोचें कि उसी वे में चलते रहें तो हमारे यहाँ पे खाने की पूरी कमी नहीं पूरी पड़ेगी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन तो यूं बढ़ती जा रही है। ठीक है, उसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चले ही जा रहा है, उसका ग्राफ जो है वी हैव राइट नाउ इज दिस ग्राफ, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, जे शेप्ड ग्राफ वी आर शोइंग इन ह्यूमन पॉपुलेशन, जो कि आप लोग पढ़ोगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, जिसका वीडियो भी कल ही आ जाएगा तुम्हारा। वी हैव 3 more chapters left, 3 more chapters left। हमारे पास 3 और चैप्टर बचे हुए हैं। अब इस 3 चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इस मंथ में हाई चांसेस है दैट विद इन 30th सितंबर को आपको एक चैप्टर तो पक्का मिल जाएगा ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का, और उसके बाद इकोसिस्टम या फिर बायोडाइवर्सिटी में से हो सकेगा तो एक और अपलोड कर देंगे। ठीक है, और तो फिर हमारा अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वी आर डन विद द सिलेबस, दैट्स अमेजिंग। ठीक है, चलिए सो अब हम लोग आते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, हम जब बायोटेक्नोलॉजी से जब हम क्रॉप बनाएंगे तो व्हाट आर द मेन पॉइंट्स वी विल कीप इन माइंड। कि देखो हम क्या है, हम वही चीज़ सुधारने की कोशिश करते हैं जो ख़राब है। तो हमारे पास आज के दिनों में हमारी जो एग्रीकल्चर उसमें लॉस क्यों हो रहा है, प्रॉब्लम्स हैं क्या, उसमें सबसे पहला जो एक सिंपल सा प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास ना जो अबायोटिक स्ट्रेस तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, कभी बर्फ़ ज़्यादा पड़ जा रही है, कभी बारिश ज़्यादा हो जा रही है, कभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो जा रही है। तो हमारे लिए बेटर होगा कि अगर हमारे पास कोई ऐसी वैरायटी हो, कोई ऐसा प्लांट हो जो कि उतना ज़्यादा आपके अबायोटिक फैक्टर से इफेक्ट ना हो। तो पहला हमारा चीज़ ये इट ऑल्सो कम्स अंडर 3 मार्क्स। यहाँ पे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, MCQs बनते हैं, बट MCQs हमारे बायोटेक प्रिंसिपल से बहुत सारे बनते हैं, उसके लास्ट वाले टॉपिक से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, स्टार्टिंग से नहीं आते, और इसमें तो ऐसे बनते हैं लॉन्ग वाले स्टार्टिंग पोर्शन से। हाँ, सो हमने क्या बोला कि इंक्रीज टॉलरेंस ऑफ द क्रॉप और टू अबायोटिक स्ट्रेस, मतलब कि आपका पानी या सूखा पड़ना इससे इतना प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अबायोटिक चीज़ें अफेक्ट नहीं करेंगी, उन्हें करेंगी, हमेशा करेंगी, बट होता क्या है कि जैसे अगर रूट वगैरह प्लांट की किसी अच्छी होती हैं तो थोड़ा भी पानी कम होने की वजह से उनकी डेथ नहीं होती है, सूखते नहीं है, क्योंकि उनकी रूट अच्छी है, उनका एब्जॉर्प्शन पावर अच्छा है, तो जितना नॉर्मली कोई प्लांट अफेक्ट होता है उससे कम वो इफेक्ट होते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हमारा फोकस है कि भाई आप ऐसा क्रॉप बनाओ जिसका टॉलरेंस लेवल अच्छा हो। दूसरा, रेजिस्टेंस टू पेस्ट। आपको पता है बहुत सारे फार्मर्स की प्रॉब्लम ये है कि कीड़े खा गए भाई उनकी फसल, उन्होंने मेहनत की और कीड़े लग गए, कोई आ गया लोकस्ट वगैरह और उसके बाद पूरा खा गई फसल, तो होता क्या है, प्राइस बढ़ जाता है, कमी हो जाती है प्रोडक्शन की और प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, थर्ड वी हैव पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। व्हाट इज पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस? पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बेटा ये होती है, कभी कभी ये मान लो आपका एक पेड़ है राइस का, ये जिसका भी है, ठीक है, इसमें मान लो राइस उगाए, तो होता क्या है कि जब पेड़ को फसल को काट रहे होते हैं, ठीक है, फसल को काट रहे होते हैं, तो काटने की वजह से क्या होता है, ये पेड़ जब आपका इसकी कटाई हो रही होती है, एट द सेम टाइम इसको काटना, बांधना, घर तक लाना, जहाँ पे हमें उसके मेनली हम लोग को सीड को निकालना है, उतने हार्वेस्टिंग के टाइम ही यहाँ पे क्या होता है, जो सॉइल होती है, जो खेत होती है, उसी में कितने सारे सीड गिर जाते हैं, क्योंकि कुछ पहले मैच्योर हो चुके हैं, कुछ कम मैच्योर हो चुके हैं, तो वो रैप्चर कर जाते हैं उनका।
तो दैट इज़ द अनदर इशू वी हैव इज़ द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। और जब एक बार खेत में गिर गया तो उसे उतना अच्छे से उतना इफिशिएंटली हम लोग उठा नहीं सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इन्हांस न्यूट्रिशन वैल्यू। न्यूट्रिशन वैल्यू हमें क्यों बढ़ानी है? क्योंकि देखो हमारा फूड का कंटेंट, अच्छा एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम वी हैव, कि हमारे पास फूड के एक्चुअली क्वांटिटी की जितनी कमी नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ क्वालिटी, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो आपके खाना उनका भरपेट खा रहे हैं, अच्छी फैमिलीज़ की हम बात कर रहे हैं, दे आर गेटिंग व्हाट दे वांट, अच्छे अच्छे फूड वो लोग खा रहे हैं, ठीक है, पैसे की कोई कमी नहीं, खाने कोई कमी नहीं, स्टिल दे आर न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी फूड नहीं खा रहे हैं। तो हमारे लिए ये भी एक प्रॉब्लम है कि हमें न्यूट्रिशन बढ़ानी है। फिफ्थ, इंक्रीज द मिनरल यूजेस इफिशिएंसी ऑफ द प्लांट। व्हाट इज दिस पॉइंट? देखो होता क्या है कि प्लांट की जो इफिशिएंसी होती है, सपोज दिस इज द प्लांट हमारा क्या करता है, यहाँ पे मान लो सॉइल है, सॉइल के अंदर कोई मिनरल है ना, कुछ भी मिनरल है, मिनरल यहाँ पे है, तो होते क्या है, कुछ प्लांट इतना ज़्यादा यहाँ से एब्जॉर्व तो कर लेते हैं सॉइल से वाटर के थ्रू, बस उसको उतना एफिशिएंटली यूज़ ही नहीं कर पाते अपने प्लांट में, बस खींचते जा रहे, तो होती क्या है, सॉइल बैरन होती जाती है और कुछ काम करते नहीं है, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है, जैसे ये क्या है कि हमें ये व्हाट इज़ दिस, बेसिकली ऐसे कुछ बच्चे होते हैं ना, दे ओनली कलेक्ट नोट्स, दे डोंट रीड, सो देयर इज़ नो पॉइंट ना। तो वही सेम चीज़ है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका कि चलो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी तो भी ठीक है, स्टिल दे आर नॉट एफिशिएंटली यूजिंग देयर मिनरल्स, सो दैट इज द एंदर वी हैव टू फोकस ऑन। अब देखो ये कुछ बैंगन टमाटर कितने सुंदर सुंदर बने, ये बेसिकली दिखाई गए, देखो इसमें कीड़े नहीं लगे हैं, ठीक है। और एक और है जो तुम्हारे में पहले अभी है नहीं, टमाटर के पहले टमाटर जो देसी वाले आते थे वो आपके बहुत जल्दी गल जाते थे, अभी जो आते हैं उनकी सेल वॉल काफ़ी अच्छे से थिक हो चुकी है, ठीक है, उनमें जो इसको राइपनिंग के लिए जो एंजाइम बनता था उसको हमने ब्लॉक कर दिया है, तो जिसकी वजह से जल्दी इसकी राइपनिंग नहीं होती है। दिस इज़ नॉट इन योर पोर्शन एक्चुअली, दिस इज़ नॉट इन एनसीईआरटी, बट ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ। नोप, वी आर नॉट डूइंग इन हेल्थ, वी विल बी डूइंग, ये तुम्हें पता है कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर हेल्थ दो जगह पे है ना, इतनी सारे में इसका यूज़ होता ही है। बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर की वजह से हमारी क्रॉप वैरायटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है, ठीक है। थेरेपेटिक ड्रग्स आर सेफ टू यूज़, डू नॉट हैव एनी एडवर्स इम्यून इफेक्ट। जो नॉर्मली हमारी दवाइयाँ होती हैं बहुत सारी वो क्या करती हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं, जो केमिकल से बनी होती हैं, ऐसे बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाते हैं तो उनकी प्रॉब्लम नहीं होती है। हाउ ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प फार्मर, ये अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट आर द 3 ऑप्शन ऑफ इंक्रीजिंग द फूड, व्हाट आर द 3 ऑप्शन ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ फूड, एग्रोकेमिकल, ऑर्गेनिक, बायोटेक्नोलॉजी, है ना। What are the positive impact of recombinant DNA technology in the healthcare? That is very good question. I think it is from NCERT exercise. So here you have the answer. Please read them and learn कर लो, और अगर इसमें से कुछ डाउट हो तो मुझे बता देना। Coming to the point is genetically modified BT cotton. ये भी हमारा एग्रीकल्चर में ही है, पेस्ट कंट्रोल में आ जाता है ये, पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट क्या है? छोटे छोटे कीड़े हैं जो आपके उस पे लगते हैं पेड़ पे, और जिसकी वजह से फसल आपकी क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, क्या ये कहानी दी गई है, ये कहानी ये दी गई है कि बिजनेस कैपेबिलिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज़ ट्रेमेंडस। यहाँ पे कुछ तारीफ़ कर रहा है, तारीफ़ ये कर रहा है कि देखो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ना हम खूब पैसे कमा सकते हैं। वाई दिस इज़ द पॉइंट, रीज़न कि हमारे जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसकी यील्ड बेटर हो जाती है, उसका प्रोडक्शन बेटर हो जाता है, तो ऑफकोर्स सेल बेटर हो जाएगी। अगर हमारी कंट्री में जितनी ज़्यादा खेती होती है, अगर हम ढंग से करें तो हमारी इकोनॉमी बहुत हाई हो, ठीक है। तो बस यहाँ पे बोला गया है कि अगर यहाँ पे आप 2 प्लांट देखो, यू डोंट हैव टू नोट दिस, हाँ यहाँ पे इस प्लांट को देखो, इस प्लांट मॉडिफाइड नहीं, इसका देखो ग्रोथ और इसका ग्रोथ देखो, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। तो वही आपको बोला कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के वन ऑफ द मोस्ट एडवांटेज वाला एक एरिया है, क्योंकि हमारा आपको पता है ना, हमारी कंट्री में फार्मर्स बहुत सारे हैं, तो अगर हम किसी भी तरीके से अपनी फार्मिंग वाला पोर्शन को नॉट टू लर्न, हाँ इस स्लाइड को नहीं लर्न करना है, जो तुम्हें लर्न नहीं करना उसको मैं से मार्क कर दे रहे हैं। सेकेंड आ जाते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसकी 1 मार्क्स की डेफिनेशन आती है। व्हाट इज़ GMO, इनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इनको शॉर्ट में बोलते हैं GMO। ये ऐसे होते हैं, ये प्लांट भी हो सकते हैं या कोई फंजाई हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकती है, एनिमल हो सकती हैं, जिसके अंदर मैनिपुलेटेड जीन हो या फिर जिसके जीन को हमने मैनिपुलेट किया हो, जीन से हमने छेड़खानी की है। अभी अगर आपकी बॉडी से हम आपके आलसपन का जीन काट के निकाल दें, बोल दो वाह मैम सपना पूरा हो जाएगा, तो आप हो जाएंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसान। सो यू विल बी कमिंग अंडर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। देयर विल बी रिक्वेस्ट कमिंग इन द कमेंट सेक्शन, मैम प्लीज़ डू दैट।
ठीक है, लास्ट डे आई वाज हैविंग अ डिस्कशन विद वन ऑफ माय स्टूडेंट इन प्लस बैच। उसकी प्रॉब्लम यही थी, उसे नींद बहुत आ रही है तो ये अतरंगी तरंगी समस्या तुम लोग बायोटेक्नोलॉजिस्ट से सॉल्व कर सकते हो। सो बेनिफिट्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस की क्या क्या फ़ायदा है। देखो, हमारा जो पोर्शन था कि हमें जो टारगेट था हमने उसको अचीव किया है, चाहे वहाँ पे लैंड कर लो चाहे यहाँ पे रख दो, कि इसकी वजह से स्ट्रेस आपका प्लांट का कम हो जाता है, सॉरी बायोटिक स्ट्रेस को टॉलरेट कर सकती है, केमिकल पेस्टिसाइड पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर खुद पेस्ट कंट्रोल हो जाता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस लो हो जाते हैं, मिनरल यूसेस बढ़ जाता है, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है। चाहे वहाँ से लर्न कर लो, यहाँ से लर्न कर लो, वहाँ से होगा कि हमारा, देखो दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे हमने पढ़ाया था कि क्या वो रीजंस हैं जिसमें हमें फोकस करना चाहिए, यहाँ पे है कि क्या वो रीजंस हैं जो बेटर है क्रॉप्स में। तो बस यही है कि वहाँ पे यहाँ पे मिक्स लगा के कर देना है, यहाँ पे नहीं करना है, बस इतनी सी कहानी है। जिसमें सबसे पहला अब हम आते हैं एक छोटी सी कहानी पे, जिसका नाम है, नाम क्या है? नाम है बीटी क्रॉप। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके इस चैप्टर का टॉपिक है, बीटी क्रॉप। बीटी क्रॉप ये क्या है? देखो, बहुत सारे जो बेटा प्लांट होते हैं उनके अंदर एक प्रॉब्लम होती है दैट दे हैव, सपोज दिस इज अ प्लांट, you have to suppose because it's not looking like plant. So प्लांट के अंदर क्या होता है, जैसे कीड़े आके बैठ जाते हैं, ठीक है, जो इनको खा रहे हैं, इनकी पत्तियों को खा जा रहे हैं, तो इनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इनके लिए पेस्ट का काम कर रहे हैं और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो अब हम चाहते हैं कि हमारे इस पेड़ के अंदर हम कुछ ऐसा तो कर दें कि भाई ये जीन ना दोबारा आँख उठा के ना देखे, ठीक है, मतलब ये प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। सो उसके लिए हमने क्या किया, हम ऐसे साइंटिस्ट लोगों ने एक दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया कि काश इसके अंदर हम कुछ ऐसा जीन डाल पाते जिसकी वजह से कोई भी प्लांट अगर कोई भी कीड़ा अगर प्लांट को खाने की कोशिश करता है उसकी तुरंत ही मौत हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने फोकस किया एक बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थ्रिंजेंसिस। बैसिलस थ्रिंजेंसिस, थ्रिंजेंसिस, हाँ थ्रिंजेंसिस। ये क्या है? एक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया बहुत अच्छी बैक्टीरिया, इसके बारे में ज़रा शांति सुनना, ठीक है। सपोज दिस इज आवर बैक्टीरिया, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया के अंदर, इसको हम लोग बीटी बैक्टीरिया बोल दे रहे हैं अभी के लिए, हाँ, बैसिलस थ्रिंजेंसिस ये बैक्टीरिया का नाम है। अब इस बैक्टीरिया के अंदर खास बात ये है कि इसके अंदर एक पर्टिकुलर जीन होता है। ये मान लो इसका जेनेटिक मटेरियल है, लीनियर नहीं होता, खैर सर्कुलर होता है बैक्टीरिया है। तो इसके अंदर मान लो एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है जिस जीन का नाम होता है क्राइजीन। क्या होता है? क्राइजीन, जिसकी वजह से इसकी बॉडी में एक प्रोटीन बनता है जिसका नाम होता है बीटी टॉक्सिन। क्या होती है? बीटी टॉक्सिन। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो बीटी टॉक्सिन होता है वो इनएक्टिव होता है, ठीक है। इनएक्टिव होता है मतलब क्यों? क्योंकि अपनी बॉडी में बस टॉक्सिन इसके पास हैं, बाकी वो टॉक्सिसिटी फैलाता नहीं है। तो होता क्या, हमने नोटिस किया कि एक जो पेस्ट है वो इसको आके खा गया, इसको इंगल्फ कर गया, ठीक है। एक पेस्ट जो है वो इसको आके खा गया, ओके। तो अब क्या हुआ, जब ये मान लो पेस्ट है, पेस्ट ने इसको खाया, तो हमने ये देखा कि ये जो बीटी कॉटन है ये इसके अंदर आया, और आने की वजह से क्या हुआ, ये इसका गट है। व्हाट इज दिस? दिस इज गट। जो पेस्ट होते हैं उनके गट के अंदर अल्कलाइन कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन होती है? अल्कलाइन कंडीशन, अल्कलाइन पीएच, मतलब इट इज मोर देन और 7, ठीक है। तो जैसे ही इसने इसको खा लिया, अब बीटी टॉक्सिन इसके अंदर आया। बीटी टॉक्सिन अल्कलाइन पीएच देखते उसको समझ आ गया, ओ इसका मतलब मैं अपनी बॉडी में तो हुई नहीं, मेरे को किसी ने इंगल्फ कर लिया। तुरंत ही यहाँ पे जो बीटी टॉक्सिन है बेटा वो एक्टिवेट हो जाता है। क्या होता है? बीटी टॉक्सिन यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट हो गया, ठीक है। एक्टिवेट होने के लिए उसने कहा कौन है जिसने मुझे खाने की कोशिश की है, ऐसे मस्त बेटा तलवार वाल लेके खड़ा हो जाता है बीटी टॉक्सिन। उसके बाद करते क्या है, जो भी इंसेक्ट उसे खाया रहता है उसकी जो गट है, गट बेसिकली यहाँ माउथ से शुरू होकर आपका पूरा एलिमेंट्री का ना वाला पोर्शन आपका गट होता है, उसके अंदर करता क्या, उसकी जो इपिथेलियल सेल्स होती हैं उनके अंदर भाई पोर्स क्रिएट कर देता है। यहाँ पे पोर्स क्रिएट कर देता है, यहाँ पे पोर्स क्रिएट कर देता है, यहाँ पे पोर्स क्रिएट कर देता है, यहाँ पे पोर्स क्रिएट कर देता है। तो मिड गट की इपिथेलियल लाइनिंग के अंदर इट क्रिएट्स पोर, और पोर की वजह से क्या है, अब अगर मान लो कोई भी है छेदीलाल पूरा बना दिया ठक 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 ठोक के, अब हुआ क्या कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर बेटा पोर्स क्रिएट हो रहे हैं, इसका मतलब उसकी ऑस्मोलैरिटी की तो बैंड बजी,
पूरा कंटेंट कहीं बाहर से कुछ भी अंदर चला आएगा, अंदर का कंटेंट बाहर चला जाएगा, फ्लैसिड टर्जिड सारी कुछ एक साथ होके और वो मर जाएगा। सो व्हाट विल हैपन अल्टीमेटली, दिस पेस्ट विल डाई। ठीक है, हमने कहा ये सही है, बेस्ट है। ठीक है, कि मतलब अब जरा सोचो कि एक बार अगर कोई पेस्ट इसको खा के उसकी ये हालत हुई हो, ठीक है, जैसे अंदर गया क्या हो गया मेरे को, ठीक है, पेस्ट की हालत कुछ ऐसी होगी, तो क्या किसी की औकात होगी दोबारा इस पर नजर डालने की? नहीं। हमने इस चीज को नोटिस कर लिया, हमने कहा यार ये बीटी टॉक्सिन वाला जो जीन है ये बड़े काम का है। ठीक है, और ये खुद की बैक्टीरिया को क्यों नहीं इफेक्ट करता, यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्योंकि अपनी बैक्टीरिया के फॉर्म में ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। क्यों इनएक्टिव फॉर्म में होता है? क्योंकि इसको भाई एक्टिवेट होने के लिए अल्कलाइन पीएच चाहिए। ठीक है, सो वी वर लाइक इट्स टू गुड। तो हमने किया क्या, हमने यही जो जीन है बेटा, जो क्राई जीन है, इसी को निकाल के ना हमने प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। हमने क्या किया, हमने प्लांट के अंदर इस क्राई जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हुआ क्या, अब जब भी इन पेड़ के ऊपर अगर कोई भी कीड़े लगते हैं, कोई भी नहीं, एक्चुअली द बेस्ट पार्ट अबाउट बैसिलस थुरिनजेंसिस का टॉक्सिन कि वो हर किसी पे इम्पैक्ट नहीं करता, उसके कुछ हैं फिक्स कि हाँ ये मेरे दुश्मन है, उन्हीं को मारता है। तो आपका क्या है, बहुत ज़्यादा इसका ब्रॉड रेंज नहीं है, कुछ ग्रुप्स आपके फिक्स हैं। तो ये आपका क्या होता है, बेटर पार्ट होता है। तो हम लोगों ने क्या किया है, तो जिन प्लांट के अंदर हम वो बैसिलस थुरिनजेंसिस का जो टॉक्सिन है उसको हम अगर ला के जिन प्लांट के अंदर डाल दें, उन प्लांट को, उन क्रॉप को हम बीटी क्रॉप बोलने लगते हैं। तो वेन एवर आई एम यूजिंग द टर्म बीटी क्रॉप, बीटी प्लांट, इसका सिंपल सा मतलब है बैसिलस थुरिनजेंसिस का हमने वो जो उसके पास जो शस्त्र था, बीटी टॉक्सिन वाला जो जीन था, वो हमने उठा के इन प्लांट में डाल दिया है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी हैव डन। आ जाओ इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है कि बीटी टॉक्सिन है क्या, सबसे पहले बीटी टॉक्सिन पढ़ते हैं। व्हाट इज बीटी टॉक्सिन? बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस किससे होता है? बैसिलस थुरिनजेंसिस। ये आपका एमसीक्यू में आता है कि बीटी टॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करते हैं। बीटी टॉक्सिन जो जीन है वो क्लोन करके हम लोग प्लांट में डाल देते हैं। ये पूरा बायोटेक प्रिंसिपल के मेथड से हम लोग डालते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर आ जाती है रजिस्टिविटी इंसेक्ट को लेके, और आपको उन्हें कोई भी इंसेक्टिसाइडल की अलग से ज़रूरत पड़ती नहीं है, बस अपने आप में काम हो जाते हैं। अभी ये आपको लर्न करना है कि हमारी कौन कौन सी क्रॉप हैं जो बीटी क्रॉप है। ये बीटी क्रॉप का एग्जाम्पल है, लर्न दिस, है ना। बीटी कॉर्न, बीटी कॉटन, टोमेटो, सोयाबीन, राइस, ये सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आपको लर्न नहीं करना है, ये तो आपको समझ ही आना चाहिए कि हाँ रजिस्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, टॉक्सिन है। सिर्फ ये वाला पोर्शन लर्न कर लो, और इसे कोई ज़रूरत नहीं है, इसे कोई ज़रूरत नहीं है, इसे कोई ज़रूरत नहीं है। यू नो दिस कि पेस्ट, अब कौन हम कीड़े की बात करें तो उसी की बात होगा। देखो यहाँ पे कैसे दिया हुआ है, यहाँ पे वैसे इसको आपको बनाना नहीं है। ठीक है, ये बस थोड़ा सा आपको बताया गया कि कैसे सेल्स को डिस्टर्ब करता है, बट यू लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ओवर देयर। मेरे डायग्राम से आपको समझ आ चुका होगा जितना समझना है। बैसिलस थुरिनजेंसिस जो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है वो आपकी किन किन ग्रुप को टारगेट करती हैं। एक आपका आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लर्न दिस। ये किसको, लेपिडोप्टेरॉन्स को टारगेट करती हैं, जिसके अंदर दो आते हैं, टोबैको आते हैं, बडवॉर्म आते हैं, आर्मी वॉर्म आते हैं। हाँ ठीक है, लेपिडोप्टेरॉन्स में हमारे पास आ जाते हैं टोबैको, बडवॉर्म, और हमारे पास आ जाता है आर्मी वॉर्म। कोलियोप्टल्स में हमारे पास आ जाते हैं बीटल्स। ठीक है, और डिप्थेरियंस में हमारे पास आ जाते हैं फ्लाइज एंड मॉस्किटो। एक मिनट रुको, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ एक इसमें ऑप वो गायब है। ओके 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 ओके, कोलियोप्टरॉन्स, बीटल, लेपिडोप्टेरॉन्स, डिप्थेरॉन्स, अच्छा इतना ही है। अच्छा, हो सकता है फिर मैंने तुम लोग को एक्स्ट्रा लिखाया होगा। ठीक है, सो यही सारे एग्जांपल्स है। अच्छा, ये पॉइंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई एम आई चेकिंग, क्योंकि यहाँ पे एक भी वर्ड, एक भी एग्जांपल इसका मिस नहीं होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इसको याद करने के बाद देखो आता क्या है कि कोलियोप्टेरॉन्स के अंदर क्या आते हैं, डिप्टेरॉन्स के अंदर क्या आते हैं, और आपके लेपिडोप्टेरॉन्स के, ये जनरली मैचिंग के फॉर्म में एमसीक्यू आता है। एक साइड में आपकी इनकी क्लासेस दी जाती है, दूसरे साइड में इनके एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं। देखो याद रखना बहुत आसान है। देखो हम बोलते हैं कोली, और कोली क्या करता है, जहाँ भी रहता है भाई अच्छे से बीट करता है, जिस भी टीम को होता है। तो याद रखना कि कोहली जो है वो बीट करता है, तो इससे तुम्हें याद रहेगा कोहली ने बीट किया। ठीक है, कुछ लोग तो 128 रन नहीं बना पा रहे हैं। चलिए सेकंड आ जाते हैं डिप। डिप से याद रखना कि देखो डिप आपकी जो है
वो कौन कौन है? फ्लाइज और मॉस्किटो। फ्लाइज और मॉस्किटो क्या? इंसेक्ट्स हैं। कीड़ों को देखते हो, डिप करने का मतलब क्या है? कहीं पे बैठ जाना, डिप ऐसे, उसी का मतलब होता है डिप ना। तो इससे याद रखना, जो हमारे फ्लाइज और मॉस्किटो हैं, देखो हनी, वो जो आपके घर में हाउस फ्लाई होती है, वो आप समोसे भी खा रहे हो, चटनी भी खा रहे हो, उस पर भी आके बैठ जाएगी, तो डिप हो जाती है। तो उससे याद रख लेना कि डिप वाले में हमारे पास हमारे जो हैं डिप्टेरेंस, सॉरी फ्लाइज एंड मॉस्किटो था। लेपिडो में हमारे पास क्या है? सारे वॉर्म्स हैं। सो लेपिडो वॉर्म है, इस चीज़ को याद रखना। उसको लेपिडोट्रॉन से लेपिडो वॉर्म याद रखना। कोली में बीट याद रख लेना। और अगर तुम इसमें भी याद रख लेना, इंसेक्ट्स वाले आ जाते हैं सारे, मतलब बेसिकली आपके फ्लाइज और मॉस्किटो, तो आपका यही बचेगा, इसमें आप कंफ्यूज हो गए नहीं, ठीक है। और कुछ नहीं। और ये देखो, कॉटन निकाल रहे हैं, कॉटन बेच रहे हैं। तुम लोग को चलना है तो चलो बेचो मेरे साथ। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दिया हुआ कि जो बैसिलस थ्रिंजेंसिस है, बैसिलस थ्रिंजेंसिस जो है उसकी जो प्रोटीन है वो क्रिस्टल की फॉर्म में बनती है उनके बॉडी में। क्रिस्टल की फॉर्म में ना एक्चुअली इनएक्टिवेट होती है, इनएक्टिव होती है, ठीक है। मतलब ऐसे क्रिस्टल की फॉर्म में प्रोटीन होती है और वो आपकी इनएक्टिव फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में? बैक्टीरिया की खुद के अंदर, क्योंकि खुद को उसको थोड़ी ना मारना है, क्यों एक्टिवेट करके रखेगा। जैसे हम लोग अपने घर पे गन भले रखते हैं बट उसके अंदर गोलियां डाल के थोड़ी रखते हैं, साइड करके रखते हैं, ट्रिगर डाउन करके रखते हैं। सेम हेयर। सेकेंड, जो टॉक्सिन है, टॉक्सिन इंसेक्टिसाइडल जो प्रोटीन है क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इसको भी हमें कुछ नहीं लर्न करना है यहाँ पे, बस इस चीज़ को याद रख लेना है कि जो बीटी टॉक्सिन है वो हमारा इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन है। और जब इंसेक्ट के अंदर इंजेस्ट होता है ये इनएक्टिव टॉक्सिन, तो वो जो क्रिस्टल होती है वो सॉल्युबलाइज हो जाती है किसके अंदर? आपके अल्कलाइन पीएच के अंदर, और आपका एक्टिवेट हो जाता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे चीनी देखो, मान लो एक चीनी का एक दाना है ना, क्रिस्टल के फॉर्म में है, हल्का पानी के अंदर डालो, घुल जाएगा, पूरे पानी को मीठा कर देगा। वही सेम चीज़ है कि ये पहले आपका क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है, बट जैसे उसको अल्कलाइन पीएच मिलता है एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो इनएक्टिव क्रिस्टल के फॉर्म में आपको लर्न करना है, ठीक है। ये एक भी डायग्राम्स को रिफर नहीं करना है। यहाँ पे आपके पास क्या है? जो टॉक्सिन है, अब यहाँ पे आपको इसका वर्किंग दिखाया गया है, हाउ दे वर्क, क्या वर्क करते हैं। जो टॉक्सिन होता है बाइंड हो जाते हैं किसके साथ में? बाइंड्स, और कहाँ पे? पोर्स क्रिएट कर देता है मिडगट की एपिथेलियल लाइनिंग में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से सारी ये बीटी, इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीटी क्रॉप। यहाँ से हर लाइन से क्वेश्चन आता है। कोलिप्ट्रॉन्स में कौन आता है, डिप्ट्रॉन्स में क्या आता है, लेप्टोट्रॉन्स में क्या आता है, किस पीएच पे एक्टिवेट होता है, और उसके बाद फिर आपका आ जाएगा कि कहाँ पे अटैक करता है, अटैक करके कैसे किल होती है, अटैक करके हुआ क्या, ये देखो स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग की वजह से लाइसिस, है ना। ये आ जाता है हाउ, ये आ जाता है क्या, इंसेक्ट आपका इवेंचुअली मर जाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन कैसे बनता है, हाउ इंसेक्ट डाइज, हाउ पेस्ट डाइज, ये क्वेश्चन आता है पेस्ट कैसे मरता है, तो आपके पास ये आ जाएगा। बीटी टॉक्सिन जो है वो हमने आपको क्या बोला है, ये स्पेसिफिक ग्रुप के लोग को टारगेट करता है, विच इज बेस्ट फॉर पार्ट फॉर अस। ऐसा नहीं कि कोई भी खाएगा तो उसे मर जाएगा। अब हमें अपने पेड़ में, मान लो हमने टमाटर के पेड़ में ऐसा कोई जीन डाल दिया जिसकी वजह से कीड़े उसके ऊपर आ रहे हैं, मर जा रहे हैं, बट साथ साथ में पता चल रहा है कि जो उसे और भी खा रहा है उसकी भी जान चली जा रही है। हम अपने घर में लाए सैंडविच बनाने, पता चला वो तो गड़बड़ हो गया। सो वी डोंट वांट, हमें क्रॉप में मॉडिफिकेशन जब भी हम करते हैं तो वी कीप इन माइंड कि वो हम पे कुछ इफेक्ट ना करे, सिर्फ जिनको हम मारना चाह रहे हैं, टारगेट ऑडियंस को, ऑडियंस बोल रहे हैं, टारगेट पेस्ट को ही मारे। अब देखो यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ है कि देखो क्राई जो जीन है उसके अलग अलग सीक्वेंस है। देखो 3 है, एक क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकेंड एबी, क्राई फर्स्ट एबी। ये हमारे क्या है, जीन है, यहाँ पे मत करो, जो कि अलग अलग प्रोटीन को करते हैं। यू जस्ट डोंट लर्न इट हियर। हम आगे आपको इसको लिखा दे रहे हैं, जो कि इन्होंने नहीं लिखा है, कोई बात नहीं है, हम लिख दे रहे हैं। एक हमारे पास है क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकेंड एबी। ये आपका, ये वाले जो जीन है ये किल करते हैं कॉटन बॉलवॉर्म को, कॉटन बॉलवॉर्म। ये लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और क्राइस फर्स्ट एबी ये किल करते हैं बड वॉर्म को। ठीक है, बस ये इतनी सी चीज है। चलो नेक्स्ट पॉइंट,
ये भी लर्न करना पड़ेगा। क्विज टाइम, नेम अ कॉमन वेक्टर ऑफ द वायरस एंड द बैक्टीरिया डिसीज इन द प्लांट। नेम अ कॉमन वेक्टर, वेक्टर पूछा गया है किसमें, फॉर वायरसेज एंड बैक्टीरिया डिसीज इन द प्लांट। बताओ क्या क्या आपके लिए कॉमन वेक्टर है। ये तुम्हारा कहाँ तक कहाँ क्वेश्चन है पता है, बायोटेक प्रिंसिपल का है, ठीक है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये तुम्हें निमेटोड वाला क्वेश्चन दिया है और इसको मन करे लर्न करो और नहीं मन करे तो इसे छोड़ भी दो, ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ विच इज आर नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ठीक है, क्या हम लोग बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हम लोग बना रहे हैं। मुझे पानी पीने दो, फिर हम लोग शुरू करते हैं। बाई देन एक बार के लिए अपनी, अगर अभी तक आपने लेक्चर पढ़ लिया है तो आंख बंद करो और पीछे जो आपने पढ़ा उसको पूरा रिकैप करने की कोशिश करो। माइंड में कि आपको लेब्रोड्रॉन्स के अंदर क्या है वो आ रहा है, बेटी किस पीएच पे एक्टिवेट होती है, फटाफट से उसको मन के अंदर, मनन जिसे कहते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टडी, सो यू शुड ऑलवेज यूज दैट। Coming to the point is that we are using pest resistant plant, pest resistant plant। बस ये है हमारा मेन टॉपिक। ये देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, आपके जीएम को समरी लेके हैं और ये 3 क्वेश्चन है। व्हाट इज क्राई इन बीटी कॉटन, व्हाट आर द बेनिफिट्स जनरेटेड, ऑल द पेस्ट ऑफ रेजिस्टेंट, इज ट्रू और फॉल्स। इट इज़ वेरी गुड और ये इसके आंसर है, ये सारे लर्न कर लो, ठीक है। गलत है क्यों, क्योंकि बीटी हमने आपको बोला कि सबके लिए नहीं है, सिर्फ आपकी कॉटन बॉल वॉम वगैरह इनमें सब के लिए रेजिस्टेंस है। हमारा बीटी क्रॉप हर किसी से थोड़ी ना बच जाता है। अच्छा, अब एक बड़ा सा हम लोग आ जाते हैं पेस्ट रेजिस्टेंस पे, हम लोग आ जाते हैं पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। इसी के अंडर पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स टॉपिक के अंदर ही हमने बीटी क्रॉप बनाया है, दिस इज द सेकेंड टॉपिक। बट यहाँ पे एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म यूज होती है जिसको हम बोलते हैं RNAi। RNAi, what is this? This is basically RNA interference। ये टॉपिक क्या है, RNA interference, ठीक है, RNA interference, RNA interference, ये एक टेक्निक है। क्या होता है इसमें, देखो थोड़ा सा कहानी समझो, हमारे साथ समस्या आती कहाँ पे है। एक हमारा एक प्लांट हुआ करता था, ठीक है, एक प्लांट हुआ करता था जिसका नाम टोबैको प्लांट था, अभी भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। व्हाट इज़ दिस, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम को इतना गंदा पेड़ बनाना किसने सिखाया, रहने दो यार, नहीं तो मेरी आर्ट वाली टीचर को बुरा लगेगा। हाँ ये अच्छा है, देखो ये हमारा क्या है, टोबैको प्लांट है। अब हमने किया क्या, हुआ क्या, टोबैको प्लांट की जो बेटा रूट थी, रूट के अंदर यहीं पे आपका एक कीड़ा आके बैठ गया, ठीक है, ये इसके रूट पे, ये एक तरीके का निमेटोड है। इसका नाम क्या है, MI, मिलेडोनियम इनकॉग्निशिया, ठीक है, इसका नाम क्या है, और निमेटोड के अंदर ये आता है। मिलेडोनियम इनकॉग्निशिया किस ग्रुप का है, निमेटोड के अंदर का है। अब ये हुआ क्या, ये करने क्या लगा, इसके साथ बड़ी समस्या थी कि ये जब प्लांट के रूट पे बेटा बैठ जाता था तो इसकी वजह से होता क्या था कि प्लांट की रूट को तो पूरी तरीके से समझो आपने ट्रैप कर लिया है ना। जब आपने प्लांट की रूट को पूरी तरीके से ट्रैप कर लिया तो जो रूट है अंदर पेनिट्रेट कर नहीं पाता था और एब्जॉर्प्शन कर नहीं पाता था, वाटर मिनरल हर चीज़ की कमी होने लगी थी। तो जो टोबैको प्लांट है उसकी जो लीफ हैं वो आपकी गिरने लगी, ठीक है, तो मतलब अल्टीमेटली प्रोडक्शन पूरा भयंकर तरीके से डाउन हो गया। तो क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा टोबैको प्लांट पूरी तरीके से खराब होने लगा। अब आता है बात कि मैम इनको पड़ी क्या है, वाई डू डू इन्फेक्ट, इस वजह से क्योंकि जब ये प्लांट के अंदर इन्फेक्ट करते हैं तो इनको कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो इनके सर्वाइवल के इम्पॉर्टेंट होती हैं। मतलब कि प्लांट से इतना समझ लो, अगर शॉर्ट में आपको समझना है तो उनको समझ लो ऐसा खाना मिल रहा है कि हाँ जिसकी वजह से वो आपके ज़िंदा हैं, ठीक है। अब देखो निमेटोड इनकॉग्निशिया के अंदर जो ये पैरासाइट की तरीके से वर्क कर रहे हैं ना। आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अगर होस्ट के ऊपर अगर आप जाके उसके अंदर का न्यूट्रिशन आप ड्राइव कर रहे हो या उसके अंदर से आप कुछ भी ले रहे हो ज़बरदस्ती का, तो आप प्रेडेटर हुए, पैरासाइट हुए। तो ये क्या हुआ, पैरासाइट हुआ। अब देखो इसके अंदर मिलेडोनियम इनकॉग्निशिया के अंदर इसके पैरासाइटिक बिहेवियर के लिए, ये जो इसकी पैरासाइटिक एक्टिविटी है, हमने आपको बोला था हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका जो भी बिहेवियर होगा उसके लिए कोई ना कोई एक DNA होगा, कोई ना कोई एक RNA होगा और कोई ना कोई एक प्रोटीन बन रहा होगा। सपोज दिस इज द प्रोटीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर अल्टीमेट पैरासिटिक बिहेवियर। इसी प्रोटीन बनने की वजह से इस पर पैरासाइट बन पा रहे हैं। तो अगर किसी तरीके से और हम क्या करें, RNA ही ना बनने दें तो मतलब ये प्रोटीन नहीं बन पाएगा, मतलब इसकी पैरासाइटिक एक्टिविटी चली जाएगी।
तो हमें बस इसी पे फोकस करना है कि हम क्या करें इस प्लांट के अंदर ये इस मिलेडोन इनकॉग्निशिया के अंदर इसका जो आरएनए उसको प्रोटीन ना बनाने दें। अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताएं, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड जब होता है तो वर्क करता है, जैसे आरएनए डबल स्टैंडर्ड वर्क होता है वो आपका काम करना बंद कर देता है। सिंगल से मिंगल हुआ नहीं कि उसने अपनी लापरवाही शुरू कर दी। तो एक समझ से अगर मैं आपको बताएं कि वो आपका आरएनए इंटरफेरेंस हो सकता है, आरएनए के साथ हम इंटरफेयर कर रहे हैं कि भाई तुम ना करो आगे काम, ठीक है, हम वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेकिन एक छोटा सा तुम्हें और नॉलेज थोड़ी सी चाहिए होगी। देखिए होता क्या है, ये देखो ये बोला गया है कि निमेटोड मिलेडोन इनकॉग्निशिया जो कि एक पैथोजन है, वो इन्फेक्ट करती है किसको, टोबैको के प्लांट को, जिसकी वजह से उनकी यील्ड में ह्यूज लॉस होता है। और हम लोग प्रिवेंशन का कैसे करते हैं, आरएनएआई से। अब कैसे करते हैं, आज थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। इंटरेस्टिंग बात देखो ऐसी होती है कि जो भी प्लांट होते हैं, जो भी यूकैरियोट होते हैं, ये इसे अभी रीड मत करना, अगर मान लो कोई भी प्लांट है, हर एक प्लांट के अंदर बेटा एक मैकेनिज्म होता है, उनके अंदर हर एक प्लांट के अंदर, हर एक यूकैरियोट के अंदर एक उनका डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो कि एक्टिवेट होता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए की वजह से। किस पे बेस्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। डबल स्टैंडर्ड आरएनए अगर उनको मिल गया तो उसके बाद उनके अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म शुरू हो जाती है, ठीक है। तो बॉडी में, हम लोग की बॉडी में आपको पता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं पाया जाता है। नॉर्मली भी हमारा आरएनए जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है। अगर कहीं से डबल स्टैंडर्ड आरएनए आ रहे हैं मतलब प्लांट यूकैरियोट्स को, चाहे वो प्लांट हो एनिमल, यूकैरियोट्स को लग जाता है कुछ तो पंगा है, ठीक है। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए को उनकी बॉडी में आता है तो उनके में उनका डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। तुमको शॉर्ट में बता रहे हैं, यहाँ पे डिटेल में है नहीं। एक होती है प्रोटीन, रिस्क प्रोटीन वो बनाने लगते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो करती क्या है, अगर मान लो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, कोई भी आरएनए है, वो आरएनए को फिर ना उसको टुकड़े टुकड़े में तोड़ना शुरू कर देती है, ठीक है। तो जब आरएनए आपका फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाएगा तो आपका क्या है, फिर आपका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग कुछ नहीं करते हैं। मान लो ये प्लांट है, इस प्लांट के अंदर हम लोग सपोज कि ये मिलेडोन इनकॉग्निशिया है, ठीक है। अब ये जब भी प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है, इसका क्या हो रहा है, इसका एक आरएनए बन रहा है और वो आरएनए एक प्रोटीन बना रहा है जिसकी वजह से इसकी पैरासाइटिक एक्टिविटी कर पा रहे हैं। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग प्लांट के अंदर इसी आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री यहीं पे हम डबल स्टैंडर्ड आरएनए डाल देते हैं इसी का, ठीक है। तो उसकी वजह से होता है क्या, उसकी वजह से इसके अंदर रिस्क प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है। और रिस्क एक्चुअली जब एक्टिवेट होती है, अच्छा दो आरएनए अगर हम बना रहे हैं, एक बना रहे हैं सेंस आरएनए, एक बना रहे हैं एंटी सेंस आरएनए। आरएनए डबल स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, एक है 5 to 3 प्राइम, एक है 3 to 5 प्राइम, राइट। जो 5 to 3 होता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं सेंस आरएनए। जो हमारा ये होता है इसको बोलते हैं एंटी सेंस आरएनए। ये तो नॉर्मली किसी में बन सकता है और ये हमारा नहीं बनाना चाहिए, हमें ये बना दिया तो हमने गड़बड़ कर दिया। तो हम लोग को होता क्या है, जैसे ही रिस्क प्रोटीन बनती है, रिस्क प्रोटीन क्या करती है, आरएनए को क्लीव करना शुरू कर देती है। इन शॉर्ट आप समझो कि होता क्या है कि ये क्या करता है, ये यहाँ पे ब्रेक डाउन होने लगता है, ठीक है। और फिर ये क्या करती है, ये जो है इसके आरएनए को भी बेटा तोड़ने लगती है, ठीक है। और यहाँ का जो एक स्टैंड एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, एक स्टैंड हमारा बचा रहता है, तुम लोग को इतना डिटेल में करना नहीं है, वो पता है इसके साथ आके बाइंड हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्रिटी की वजह से, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो जाते हैं और बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। सो ये एक बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लो हमने ये वाला डाल दिया, अब ये जो 3 to 5 है आरएनए में, इसको थोड़ा हम डिटेल में समझा देते हैं। ओ नो, सपोज हमने हमारा जो मिलेडोन इनकॉग्निशिया है उसका जो आरएनए का सीक्वेंस है, मिलेडोन इनकॉग्निशिया का हम बता रहे हैं, हाँ, उसका जो आरएनए का सीक्वेंस है 5 प्राइम to 3 प्राइम है, उसका सीक्वेंस है AUC। अब मान लो हमने जो आरएनए डाला उसका एक स्टैंड उसके अंदर है 3 प्राइम to 5 प्राइम वाला, और हम ऐसा मेक श्योर करते हैं किसी का कॉम्प्लीमेंट्री हो, तो हम डालेंगे UAG। ये पता क्या करता है, इसके साथ जाके बाइंड कर जाता है अपने आप, डबल स्टैंडर्ड बन गया, फिर तो वैसे ही काम खत्म है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना दो, तुम्हारी झंझट वैसे ही खत्म है, ठीक है। यहाँ पे बस ये है क्या कि तुम लोग को डिटेलिंग में नहीं है, तुम लोग का यहाँ पे कंफ्यूजन तुम लोग को ये होता है कि हम लोग डबल स्टैंडर्ड डाल रहे हैं तो एक और स्टैंड कहाँ गायब होगा, बस। लेकिन तुम लोग को बेटा हम डिटेल में जाना मतलब 4 घंटे का काम है वो, और आपको इस चीज़ को करना नहीं है। सिर्फ आप इतना याद रखो कि हमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनने की वजह से हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग बस जो मिलेडोन इनकॉग्निशिया का जो आरएनए है जिसकी वजह से वो प्रोटीन बना के पैरासिटिक एक्टिविटी कर रहा है, उस आरएनए को हम लोग जैसे ही प्लांट की बॉडी के अंदर आता है उस आरएनए को हम लोग इनएक्टिवेट कर देते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें सिंपली
प्लांट के अंदर हमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डालना होता है, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जब तक प्लांट के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, नहीं प्रोड्यूस होगा, तब तक प्लांट की खुद की उसकी डिफेंस मैकेनिज्म नहीं शुरू होगी, ठीक है। एक तरीके का तुम समझ लो वैक्सीनेशन है। तो सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म हमारा क्या होता है, पाया जाता है आरएनए में, अपने आप ही पाया जाता है, नेचुरली पाया जाता है हर एक यूकेरियोट में, जो कि हमारे एमआरएनए को साइलेंस कर देता है। साइलेंस का मतलब है कि प्रोटीन फॉर्मेशन को रोक देता है, प्रिवेंट्स प्रोटीन फॉर्मेशन। और हम लोग प्रिवेंट्स प्रोटीन फॉर्मेशन, और हम लोग मिलेडोवाइन इनकॉग्निशन का स्पेसिफिक आरएनए डालते हैं, है ना, क्योंकि उसी को हमें रोकना है। ऐसा हम नहीं चाहते कि हमारी खुद के प्लांट की सारी एक्टिविटी बंद हो जाए, इस चीज़ को भी ध्यान देना। नेक्स्ट, जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल है वो हमारा बाइंड हो जाता है और आपके इसके डिसीज वाले आरएनए से, और वहाँ पे उसकी प्रोटीन फॉर्मेशन को रोक देता है। वही बोला। अच्छा, अब हमारे पास ये पॉइंट आता है कि मैम प्लांट में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कहाँ से लाके डालेंगे, उसका तो कोई सोर्स होना चाहिए ना। आरएनए है क्या, न्यूक्लियोटाइड है, तो उसका हमारे पास सोर्स क्या है, उसके हमारे पास सोर्स है कि या तुम किसी वायरस से इन्फेक्ट करा दें, जिस वायरस के पास सेम जीन सीक्वेंस हो जो कि मिलेडोवाइन इनकॉग्निशन के पास होता है ना, या फिर आप क्या करो, आरएनए जीनोम कहीं से ले आओ, आरएनए जीनोम ले आ दो, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ला दो, या ट्रांसपोसॉन्स ले आ दो। ट्रांसपोसॉन्स क्या होते हैं, बेसिकली ये आपके मोटाइल छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो आपके इन्वायरमेंट में ऐसे पाए जाते हैं। या फिर आप क्या करो, दैट रेप्लिकेट बाय इंटरमीडिएट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आरएनए इंटरमीडिएट के थ्रू रेप्लिकेट करें, ठीक है, आरएनए इंटरमीडिएट के थ्रू रेप्लिकेट, जिससे खुद से अपनी मस्त तरीके से अपना कॉपी बना ले। अच्छा, वायरस अगर हमने मान लो ऐसा कोई यूज़ किया जिसके जो आरएनए इंटरमीडिएट नहीं यूज़ कर रहा है, या फिर जो जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसके अंदर डीएनए है और वो आरएनए बना ही नहीं रहा है, तो हम क्या ही हमारा काम हो जाएगा। हमारा पॉइंट अल्टीमेटली हमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए चाहिए, तो वी विल मेक श्योर कि जो भी ऑर्गेनिज्म आपका, जो भी ट्रांसपोसॉन्स आपके आरएनए इंटरमीडिएट के थ्रू रेप्लिकेट हो रहे हैं, अदरवाइज इट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग टू डन। तो ये बोला एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स आपको। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कौन सा वेक्टर यूज़ करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम, इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि प्लांट में हम लोग हर जगह पे एग्रोबैक्टीरियम यूज़ करते हैं, ठीक है। होस्ट प्लांट के अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जैसे पहुंचता है और क्या करता है, इनिशिएट कर देता है आरएनए को, और पैरासाइट उसके अंदर सर्वाइव नहीं कर पाता है, ट्रांसजेनिक होस्ट उसके अंदर सर्वाइव नहीं कर पाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बोला है प्यूनो डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये आपको लर्न नहीं करना है, नॉट इन एनसीईआरटी, एक्स्ट्रा, ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मन करेगा तो आपको पढ़ना होगा, पढ़ लेना। यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, आरएनए से ना बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। आरएनए से आपका आता है कि किस पे एक्टिवेट होता है, तो हमारा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पे बेस्ड होता है पूरा। और कभी कभी ना हम लोग क्या करते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल भी डाल देते हैं इसके अंदर, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, और उससे हम लोग डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेते हैं, तो ये भी याद रखना, ठीक है। हमें बस अल्टीमेटली आरएनए चाहिए और हमें उससे मतलब नहीं है। सो ये हो गई हमारी आरएनए की कहानी, और ये हो गया हमारा एग्रीकल्चर, और ये हम आ गए अब मेडिकल वाले पार्ट पे, मेडिसिन वाले पार्ट पे। एग्रीकल्चर फील्ड में हमारी इतनी ही काम था। अब हमें बायोटेक्नोलॉजी को करना है हेल्थ वाले सेक्टर में, कि हमारी बायोटेक्नोलॉजी से हेल्थ में आपका क्या क्या इम्पैक्ट आता है। एक बार आरएनए के क्वेश्चन देख लेना, ठीक है, और स्लाइड पे जितने को मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया, अगर तुम उसको लर्न करोगे, अपने आप तुम्हारे क्वेश्चंस होने लगे बेटा। सो बायोटेक्नोलॉजी का हेल्थ सेक्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, हेल्थ सेक्टर में बहुत तगड़ा इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी आने की वजह से हमारे हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। एक अच्छा सा हम लोग का टॉपिक काफ़ी डिटेल में बताया गया है, वो है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी हुआ क्या था, अगर हम थोड़ी सी इसकी बात करते हैं, तो 1990 में सबसे पहली बार जीन थेरेपी की गई थी, ठीक है। इस डायग्राम को रिफर बिल्कुल नहीं करना है। 1990 में आपकी फर्स्ट टाइम जीन थेरेपी दी गई थी। अब ये क्या था, जीन थेरेपी किसको दी गई थी, 4 साल की लड़की को, ठीक है। अब पहले समझ आता है कि जीन थेरेपी हमने दी क्यों थी और कैसे दी थी। देखिए, आपको पता है कि हमारी बॉडी में कुछ भी अगर चीज़ हो रहा है, हमारा जैसे भी हम बिहेव कर रहे हैं, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद योर जीन। एक जीन होना चाहिए तभी आपकी बॉडी में पर्टिकुलर इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, हम लोग की बॉडी में बेटा हमारी जो लिम्फोसाइट सेल होती हैं उसमें एक एंजाइम बनता है जिसका नाम होता है एडिनोसिन डाइमिनेज। क्या है, एडिनोसिन डाइमिनेज, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एडीए। एडिनोसिन डाइमिनेज, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर इम्यून सिस्टम, ठीक है। अगर एडिनोसिन डाइमिनेज नहीं है तो आपका इम्यून सिस्टम ड्रॉप हो जाएगा। इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए एंजाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आपका ये ज़रूरी है, ठीक है। अब हुआ क्या कि ऐसा देखा गया कि कुछ लोगों में एडिनोसिन डाइमिनेज का जो जीन था वो डिलीट हो गया। क्या था, जीन था, डिलीट हो गया। जब किसी इंसान में एडिनोसिन डाइमिनेज बनाने वाला अगर जीन डिलीट हो चुका है तो एक तरीके का म्यूटेशन हो गया।
अगर जीन है ही नहीं है तो आरएनए कहाँ से बनेगा और अल्टीमेटली एडेनोसिन एंजाइम ही नहीं बनेगा। सो ऐसे लोगों में क्या हुआ, ऐसे लोगों में होने लगी एडिनोसिन डाइमिनेज की डिफिशियंसी। क्या होने लगी? एडिनोसिन डाइमिनेज की डिफिशियंसी, उनकी कमी उनके बॉडी में पाई जाने लगी। अब जिसकी वजह से उनका जो इम्यून सिस्टम है उसकी तो धज्जियाँ उड़ गई, और भयंकर तरीके से धज्जियाँ उड़ गई। मतलब जिन लोग को एडिनोसिन डाइमिनेज डिफिशियंसी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं SCID, ठीक है, SCID इसको शॉर्ट में बोला जाता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम खराब होने की वजह से, ठीक है, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, सीवियर प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। जब किसी का इम्यून सिस्टम अगर बेटा ख़राब है, ठीक है, तो उसको कोई बीमारी होगी ठीक नहीं होगी। ऐसे लोग को अगर जुकाम हो जाए ना, वो भी ठीक नहीं होनी है, ठीक है। सो एडिनोसिन डाइमिनेज की डिफिशियंसी की प्रॉब्लम की वजह से उनको बहुत सारी सीवियर डिसीज़ होने लगे, ठीक है। तो अब ऐसे लोग को पता किया क्या जाता था पहले के ज़माने में? ऐसे लोग को, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनमें के बच्चों में अगर देखा जाता है कि हाँ एडिनोसिन डाइमिनेज का हो चुका है डिफिशियंसी, तो उन्हें ऐसा एक ग्लास हाउस सा होता है, जैसे टिकट कलेक्टर टाइप के होते हैं ना, वैसे ग्लास हाउस सा होता है, उसमें से छोटी सी विंडो होती है, ठीक है। उसी विंडो से पता है उनका खाना पीना हर चीज़ होता है। मतलब बहुत स्टलाइजेशन वगैरह करके जाना होता है, उनके खुद के पेरेंट्स नहीं मिलते हैं अगर सीवियर केसेस हैं तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। मतलब ऐसा समझो कि जीना इंसान का जीना जैसा होता ही नहीं है। सो एक बहुत सीवियर डिसीज़ है। अब ऐसे केस में हुआ क्या कि पहले इसको कैसे ठीक किया जाता था? इसके 3 ट्रीटमेंट हैं, ठीक है। इसके क्या हैं? 3 ट्रीटमेंट हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो पहला ट्रीटमेंट की अगर हम बात कर लें यहाँ पे, चलिए यहाँ पे हम बता देते हैं, ठीक है। पहला ट्रीटमेंट था एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें क्या होता था? इसमें बहुत सिंपल सी बात है, जिस एंजाइम की कमी है उसी एंजाइम को उठा के बॉडी में डाल दो। जैसे अपने लोग के यहाँ पे क्या होता है, किसी को अगर डायबिटीज़ है, इंसुलिन की कमी, इंसुलिन इंजेक्ट कर दो। सेम हैपेंस हियर कि हम लोग क्या करते थे, एडिनोसिन डाइमिनेज जो एंजाइम होता था उसको इंजेक्शन थ्रू बॉडी में इंसर्ट कर देते थे। सेकेंड, आपको पता है कि हमने क्या बोला कि ये जो होता है एडिनोसिन डाइमिनेज का जीन, वो एक्टिव कहाँ पे होता है? लिम्फोसाइट सेल में, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारी बॉडी की सारी सेल बनती कहाँ है, चाहे RBC WBC जितनी सेल है, बोन मैरो में बनती है। तो अगर इस सेल में कोई जीन खराब है, इसका मतलब अगर हम बोन मैरो को ठीक कर दें, अगर हम बोन मैरो को ही रिप्लेस कर दें, तो मतलब उसके अंदर की सारी सेल्स अपने आप रिप्लेस हो गई। तो सेकंड हमारे पास एक ऑप्शन क्या होता था? बोन मैरो रिप्लेसमेंट। बोन मैरो रिप्लेसमेंट और भी बहुत सारे में करते हैं, और उसका सबका ये होता है कि सेल्स आपकी उसके अंदर ठीक ठाक आ जाती हैं। बोन मैरो रिप्लेसमेंट, ये 2 चीज़ें हम लोग फॉलो करते थे, अभी भी करते हैं। बट इन दोनों की प्रॉब्लम क्या है? ये कंप्लीटली क्योर नहीं करती हैं, नॉट कंप्लीटली क्योरेबल, नॉट अ कंप्लीट क्योर। इसकी वजह से, इस दोनों चीज़ें की वजह से, कोई भी जिसके अंदर ये दोनों चीज़ की जाती थी, हाँ बस एक इंसान को थोड़ा आराम मिल जाता था, जितना कमी उतना नहीं, बट कंप्लीट क्योर नहीं होता था। फिर हमने क्या किया? फिर हमने जीन थेरेपी की। व्हाट इज जीन थेरेपी? देन जीन थेरेपी हमारा आया, ये कंप्लीट क्योर है। ये क्या है? ये कंप्लीट क्योर है। अब ये करते कैसे हैं? पहले आपको ये जानना है। करना बहुत सिंपल है। अगर मान लो ये इन्फेक्टेड पर्सन है, क्या है आपका? ये एडिनोसिन डाइअमीनेज डिफिशियंसी वाला पर्सन है। देखो, एडिनोसिन डाइअमीनेज इटसेल्फ इज नॉट अ डिसीज, इट्स सिंपली अ नेम ऑफ द एंजाइम। डिफिशियंसी बोल रहे हैं मतलब एक कमी हो गई। इस ये लीड क्या करता है? इट लीड टू SCID। अगर इंसान, ये पेशेंट हो गया, बेसिकली पेशेंट इसको हम बोल दे रहे हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर लिम्फोसाइट्स में कमी है। तो हम लोग करते क्या है? इसके लिम्फोसाइट्स को निकाल लेते हैं। इसके क्या करते हैं? लिम्फोसाइट्स को आइसोलेट कर लेंगे। लिम्फोसाइट को आइसोलेट कर लेंगे। लिम्फोसाइट को आइसोलेट करने के बाद क्या करेंगे? इसको हम एक कल्चर मीडियम में ग्रो करा लेंगे। मान लो ये पूरा मीडियम है सपोज, ठीक है। इसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं? ये इसकी लिम्फोसाइट सेल्स को हम ग्रो करा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? कल्चर में ग्रो करा रहे हैं, ठीक है। हमने कल्चर में ग्रो करा लिया। अब उसके बाद करते क्या है? उसके बाद कोई भी एक इंसान उठाते हैं जिसके अंदर ADA नॉर्मल हो। ये मान लो एक नॉर्मल पर्सन है, इसके अंदर से अच्छा वाला जीन निकाल के इसके अंदर से क्या करते हैं? नॉर्मल ADA जीन को इंसर्ट कर दिया जाता है। नॉर्मल ADA जीन को इन लिम्फोसाइट्स के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है।
अब क्या हुआ, इन सब के अंदर नॉर्मल एडीए जीन आ गया, ठीक है, मतलब ये लिम्फोसाइट से ही हो गई। अब इन्हीं को उठा के सेल्स को इसी के अंदर दोबारा से भेज दो, ठीक है। तो हुआ क्या, अब इस इंसान के अंदर जो इसकी सेल्स हैं उसके अंदर एडीए बनाने वाले जीन आ गए, मतलब ये इंसान टोटली आपका सही हो गया। सो जीन थेरेपी इज कंप्लीट क्योर, बट देयर इज अनदर इशू। अगर जीन थेरेपी को एडल्ट स्टेज में किया जा रहा है तो परमानेंट क्योर नहीं होता, कंप्लीट भरे होता है। प्लीज नोट दिस थिंग, if we are doing gene therapy at adult stage, gene therapy at adult stage is complete cure but not permanent, a permanent cure, but ये permanent क्योर नहीं है। क्यों परमानेंट नहीं है, क्योंकि हर एक सेल की अपनी लाइफ स्पैन होती है। आफ्टर पॉइंट जिस लिम्फोसाइट्स को हमने सही करके उनकी बॉडी में डाला तो मर गई, अब नई सेल आएंगी तो प्रॉब्लमेटिक आएगी। सो परमानेंट क्योर कब होता है, परमानेंट क्योर इफ जीन थेरेपी इज डन एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर हम जीन थेरेपी को कर रहे हैं तो आपका क्या है, वो परमानेंट क्योर है, अदरवाइज इट्स नॉट परमानेंट क्योर, ठीक है। बस बात इतनी सी है। अभी देखिए ये बोला कि यहाँ पे क्या बोला गया, 1990 में हमने पहली बार एक लड़की के अंदर ट्राई किया था, 4 साल की बच्ची थी, एडेनोसिन डायमिनेज डिफिशिएंसी उसके अंदर देखी गई थी, और जो किस वजह से हुई थी, क्योंकि उस जीन का डिलीशन हो चुका था, ठीक है। कौन से जीन का, एडेनोसिन डायमिनेज वाला। फिर ये एंजाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। और यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया है कि ये जीन थेरेपी बताया गया। जीन थेरेपी है क्या, सिर्फ आप अगर मान लो किसी जीन में जो प्रॉब्लम है, वो जो जेनेटिक डिफेक्ट है ना, उसी को उठा के नॉर्मल पर्सन का, नॉर्मल जीन को उठा के एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ठीक कर दो, ठीक है। मतलब बेसिकली अफेक्टेड जीन को हटा के नॉर्मल जीन डाल दो। तो ये बोला है दिस जीन टेक्स ओवर द फंक्शन ऑफ द नॉन फंक्शनल वन। अगर हमने उठा के सही कर दिया तो फिर प्रॉब्लम क्या है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। सो यही हमारा जीन थेरेपी है। बस यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस क्या आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले किस ईयर में किया गया था, दूसरा आता है कि कौन से एंजाइम की कमी होती है, तीसरा आता है कि किस वजह से होती है डिलीशन ऑफ द जीन, फोर्थ आपका क्वेश्चन बन जाता है कि इसमें से कौन सा परमानेंट क्योर होता है, कौन सा आपका नॉट परमानेंट क्योर होता है, कौन सा कंप्लीट होता है, कौन सा इनकम्प्लीट। तो सारे इनकम्प्लीट है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम जीन थेरेपी से इंसान सही तो हो जाता है। तो जीन थेरेपी इज कंप्लीट क्योर बट नॉट परमानेंट इफ इट्स डन एट अडल्ट स्टेज। जीन थेरेपी इज कंप्लीट क्योर and it's permanent if it's done at embryonic stage. And enzyme replacement and bone marrow therapy is a kind of treatment but it will not give complete cure. तो इस चीज़ को याद रखना। So that is why जीन तो बेस्ट है ना, जीन थेरेपी बेस्ट है। तो अब देखो एक हमारे पास में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आती है कि चलो ये तो हमने बना लिया, एक जीन थेरेपी हमने कर दिया, ठीक है। बहुत अच्छे से आपका क्वेश्चन पूछा था प्रोब, ये तुम्हारा मॉल बायो का क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे भी यूज़ है। ये हम लोग अभी यूज़ करेंगे कहाँ पे, जब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पढ़ेंगे, तब हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। कमिंग टू द पॉइंट ये है कि जीन थेरेपी को, अच्छा किसी भी सेल को देखो, यहाँ पे देखो दिखाया गया कि सेल को ग्रो करो, उसके अंदर आप नया सेल डाल दो वेक्टर को यूज़ करके। अगर हमें अपनी बॉडी के अंदर, अपनी नॉर्मल एनिमल सेल के अंदर जीन डालना है, कौन सा, रेट्रोवायरस यूज़ करेंगे ना, वो यहाँ पे वेक्टर की तरीके से काम करेगा। फिर क्या करो, देख लो, सिलेक्शन कर लो, पूरा बायोटेक वाला मेथड कि किसमें हमारा सही से जीन गया है, किसके अंदर नहीं गया। फिर जब फाइनल हो जाए, उठा के ह्यूमन सेल आपका होस्ट सेल की तरह से एक्ट करेगा, उसके अंदर बैक कर दो, ठीक है। ये सब देखने का तुम्हें नहीं है, टेंशन नहीं लो, ठीक है। यहाँ पे देखो वही बोला है कि लिम्फोसाइट्स को ब्लड से निकाल लो, कल्चर कर लो बॉडी के बाहर पेशेंट के, फंक्शनल एडीएनए का जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, ठीक है, क्योंकि वही सीक्वेंस हम डालेंगे ना, तो आपसे पूछा जाता है कौन सा डीएनए हम लोग यूज़ करते हैं, सीडीएनए, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द एडीए वाला जीन, ठीक है। उसको इंट्रोड्यूस कर देते कहाँ पे, लिम्फोसाइट्स में, किससे, रेट्रोवायरस से। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न दिस। व्हाई वी आर यूजिंग रेट्रोवायरस, व्हाई, बिकॉज हम जो जीन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं, अल्टीमेटली हम एनिमल सेल के अंदर डाल रहे हैं। तो एनिमल सेल के अंदर इफ वी हैव टू डू ट्रांसफॉर्मेशन वी यूज रेट्रोवायरस, इफ वी आर डूइंग एनी ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्लांट सेल वी यूज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस विच इज बेसिकली टी आई प्लाज्मिड, ठीक है। ये सारे आपके कॉन्सेप्ट हैं पिछले चैप्टर के। तो लिम्फोसाइट्स यहाँ पे क्या है, इसके अंदर बोला गया है कि एडीए जीन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए पेशेंट में रिटर्न कर दे, मतलब सही वाला। और उसके बाद ये देखो बोला गया है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ये भी एडीए को ठीक करती है, बट नोट
बट नॉट कंप्लीटली, नॉट कंप्लीटली। इसको हम बार बार ये पॉइंट लिखा रहे हैं क्योंकि ये बहुत PYQs में पूछा गया है कि कौन सा कंप्लीट क्योर है, कौन सा नहीं होता है, ठीक है। ये आपको इट्स बेसिकली एक्स्ट्रा है ये, ठीक है। ये है कि हम लोग किस सेल में कर रहे हैं, जर्मिनल सेल में कर रहे हैं कि सोमैटिक सेल में कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग की एडवांटेज ऑफ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का एग्जांपल क्या है, एडवांटेज क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक कर देती है, ठीक है। ये सारी इतनी सारी बीमारियां ठीक कर देती है। ट्रेडिशनल जहाँ पे नहीं सही कर पा रहे हैं वहाँ पे सही कर देती है। उसके बाद क्या है, डिसीज कॉजिंग जो सेल है वो आपकी उसको ख़त्म भी कर दे रही है और बगल वाली सेल को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर रही। ये आपका पेशेंट कैंसर में बहुत सही से यूज़ होता है, ठीक है। और किसी के एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी इसको यूज़ किया जा सकता है कि इंसान की ज़िंदगी में फिर आगे प्रॉब्लम हुई ना, अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ठीक कर दो तो। इसी वजह से एम्ब्रियोनिक स्टेज में जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए अलग से टेस्ट किए जाते हैं एमनियोटिक फ्लूइड लेके, ठीक है। यहाँ से ये आपका पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, बट चांसेस आर वेरी लो क्योंकि तुम्हारे NCERT में एडवांटेज ऑफ जीन थेरेपी करके उतना अच्छा एक्सप्लेन किया नहीं है। कमिंग टू द पॉइंट, मॉलिकुलर डायग्नोसिस। मॉलिकुलर डायग्नोसिस एक हमारा अनदर पॉइंट है, बट विल कम बैक टू दिस आफ्टर पॉइंट। उसके पहले हम क्या करने वाले हैं, उसके पहले हम आपको पढ़ाएंगे वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन क्या पढ़ाएंगे कि हम लोग ह्यूमन मेडिकल फील्ड में हमने क्या किया, हमने इंसुलिन बनाई है और हमने बहुत सारी वैक्सीन प्रोडक्ट्स बनाई हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे। इंसुलिन क्या है, देखो हुआ क्या था, पहले स्ट्रक्चर पढ़ना है, वैक्सीन का प्रोडक्शन, ये तीनों चीज़ें हमारी यहाँ का टॉपिक है, ठीक है। ये समझो तुम्हारा एक मेन टॉपिक है। उसके बाद मॉलिकुलर डायग्नोसिस, ये 2 टॉपिक के बाद बहुत छोटे छोटे डेफिनेशन है, बहुत छोटे छोटे फैक्ट हैं जो एकदम फिक्स होते हैं, उधर से आना है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, परेशान बिल्कुल मत हो। तो बात ऐसी थी, कैसी थी बात, ऐसी थी कि हम लोग पढ़ रहे थे इंसुलिन। अब क्या है, इंसुलिन क्या होती है, हम लोग की बॉडी में बनती है, बेसिकली हमारे शुगर लेवल को मेंटेन रखती है। और जिनके अंदर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर इंसुलिन की कमी होती है, ठीक है। तो ऐसा आप लोग अगर अपने आसपास निगाह उठा के देखोगे तो आपको दिख जाएंगे कि कितने लोग को डायबिटीज़ है, बहुत सारे लोग को डायबिटीज़ है। तो हुआ क्या जाने लगा कि हम लोग के यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, जो आपके पिग हैं, जो काऊ हैं, ठीक है, उनको काट काट के उनके पैंक्रियास से हमने उठा के इंसुलिन हम लोग लगाने लगे, ठीक है। क्या करने लगे, हम लोग स्लॉटरिंग करने लगे, किसका, पिग एंड डायबिटिक पेशेंट में बच्चों डायबिटिक पेशेंट में क्या होती है, इंसुलिन का लेवल बहुत कम होता है, इंसुलिन का लेवल बहुत कम होता है। तो उनकी बॉडी में इंसुलिन के इंजेक्शन हम लोग कहाँ से देते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन हम लोग देते हैं फ्रॉम काउ एंड पिग को स्लॉटर करके, उनको मार के काट के, ठीक है, उनको मार के काट के उड़ा दिया जाता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, उनकी बॉडी से इंसुलिन निकाली जाती है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक पुराना तरीका हो गया, ओल्ड मेथड हो गया, ये ओल्ड मेथड हो गया। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, इसके साथ भाई बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक तो प्रॉब्लम तुम्हें एकदम देख के ही समझ आ रही है, प्रॉब्लम है इतने जानवरों को मारना कहाँ तक जायज़ है, मास स्लॉटरिंग इज प्रॉब्लम, नहीं करनी चाहिए मास स्लॉटरिंग। लेकिन खैर हम इंसान कहाँ इतनी कीमत किए हैं, तो हमारे लिए समस्या कहाँ राइज हुई, हमारे लिए पर्सनल लेवल पे प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब हमें देखा जाने लगा कि बहुत सारे पेशेंट्स इसको लेके एलर्जिक हैं। मतलब दूसरे जानवर का इंसुलिन जब उनकी बॉडी में डाला जाता है तो उनको एलर्जी होने लगती है, ठीक है। तो ये भी आपकी एक प्रॉब्लम देखी जाने लगी। तो हमें लगा कि यार ये तो सही नहीं है एंड इट इज़ नॉट द राइट वे टू डू इट। सो हम आगे किस पे, थोड़ा सा हम लोग आगे मॉलिकुलर बायोलॉजी वाले प्रॉब्लम पे, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी पे। तो बायोटेक्नोलॉजी से हमने ये सोचा कि यार बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट कि हम प्रोडक्ट बनवा लें। अगर बॉडी में हमारे बन सकता है मतलब उसका जीन है इस दुनिया में, तो उस जीन को निकालो, प्रोडक्ट बनवाओ, ठीक है। तो हमने कहा चलो ठीक है हम बनाते हैं, इंसुलिन बनाते हैं। तो इंसुलिन बनाने की कोशिश बहुत लोगों ने की, ठीक है। इंसुलिन बनाने के लोगों ने क्या किया, सपोज ये आपका डीएनए है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझाते हैं कि अगर ये इंसान का डीएनए है, राइट, और अगर ये इतना पोर्शन इमेजिन कर लो, ये इतना पोर्शन आपका इमेजिन कर लो, थैंक यू, ये इंसुलिन के लिए है,
इंसुलिन के का जीन है। तो सबने क्या दिमाग लगाया, सबने दिमाग लगाया कि चलो यार इतने वाले पोर्शन को, बहुत सिंपल सा चीज़ है, इसको हमने आइसोलेट कर लिया, है ना। आइसोलेट करके एकदम वही सिंपल सी बात है, कैसे, बाकी सारी प्रोसेस की जीन को आइसोलेट कर लो, उसके बाद अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो। जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाल लिया यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके, प्लस जे इलेक्ट्रोफोर्सिस वाला कॉन्सेप्ट यूज करके। जाके ये कैसे यूज होता है, ये थोड़ा सा पिछला चैप्टर देखो, पिछला चैप्टर है। तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, हमने अब इसको हमने क्या किया, हमने उठा के इसको वेक्टर के अंदर डाल दिया, ठीक है। सपोज दिस इज आवर वेक्टर। अब हमने क्या किया, हमने इसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा लिया, ये हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा लिया, ये हमारा आरडीएनए हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ किया, अगेन द सेम जीन क्लोनिंग एंड एवरीथिंग। यहाँ पे आपको दिक्कत तो है नहीं, क्या यूज़ कर लेंगे, क्लोनिंग कर लिए, सिलेक्शन कर लिए, सब कुछ कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद हमने इसको करा दिया, उठा के डाल दिया इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर। ये मान लो इकोलाई बैक्टीरिया है, इसके अंदर डाल दिया। हमने सोचा था कि इस बैक्टीरिया के अंदर, अगर ये इकोलाई बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के अंदर अगर हमने ये जीन डाल दिया तो हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद हो गया, हमारे लिए फ़ायदेमंद ये हो जाएगा कि बैक्टीरिया के अंदर प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रोडक्ट को निकाल लेंगे। ऐसा हमने दिमाग लगाया, ठीक है। हमने क्या किया, इनके अंदर, चलो एक ही हम आपको बना के दिखा रहे हैं, हमने इनके अंदर ये जीन डाल दिए, ठीक है, एक ही बना दे रहे हैं। ऐसा लोगों ने कर दिया। अब सबने सोचा कि अब तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस कर लेंगे, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में अब क्या करो, इंसुलिन को फिर सेल करो। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस क्या थी, इसी कोलाई को निकाल के बायोरिएक्टर में डालो, प्रोडक्ट बनवा लो, उसके बाद प्रोटीन निकाल के फिल्टर करके प्रिजर्वेटिव डाल के क्लिनिकल ट्रायल में भेज के बाजार में बेच दो, ठीक है। जिसको ये डिटेल समझनी है, ये डिटेल समझो, पूरा पिछला चैप्टर है ये जो यहाँ से यहाँ तक मैंने कवर किया, इट्स होल चैप्टर। सो इट मीन्स कि अगर नहीं समझ आ रहा है तो आएगा भी नहीं, क्योंकि इसी वजह से उसको पूरे एक चैप्टर में उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। खैर यहाँ पे हमारे लिए पॉइंट है नहीं, हमारा पॉइंट इतना है कि हमने दिमाग लगाया कि जो जीन इंसुलिन बनाता है उसको निकाल के बैक्टीरिया के अंदर डाल के, बैक्टीरिया क्योंकि हर 20 मिनट में डिवाइड कर रही है और उसमें बहुत अच्छा फास्ट है, और तो हम उससे प्रोडक्ट बनवा लें। बट हुआ क्या, हमने ऐसा ऑब्जर्व किया कि यार ये तो बना ही नहीं। यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम क्या आई, यहाँ पर प्रॉब्लम आई कि इसके अंदर हमने जीन तो डाल दिया, बट प्रॉब्लम यहाँ पे आई कि प्रोडक्ट बना ही नहीं। अब इसकी समस्या क्यों हुई, क्यों प्रोडक्ट नहीं बना, व्हाई, व्हाट वाज द रीज़न कि ट्रांसफॉर्मेशन हमने कर दिया फिर भी इंसुलिन नहीं बना। इसका रीज़न ये था कि जो इंसुलिन का जीन था वो कुछ ऐसा था, ये देख रहे हो, ये जीन ए है, ये सी है, ये बी है। ये क्या करता था, ये 3 लेवल पे बनाता था, इनएक्टिव फॉर्म में बनाता था, ए सी एंड बी। मान लो ये हो गया ए, ये हो गई सी, ये हो गई बी। तो जो इंसुलिन बनती है ह्यूमन की बॉडी में प्रो इंसुलिन के फॉर्म में बनती है, प्रो इंसुलिन के फॉर्म में बनती है, ठीक है। प्रो इंसुलिन के मतलब इनएक्टिव फॉर्म में बनती है। अब हम लोग की बॉडी में क्या होता है, हम लोग की बॉडी में आपके सी पॉलीपेप्टाइड रिमूव हो जाती है और फिर सिर्फ ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड हमारी क्या होती हैं, ये हमारी प्रॉपर मैच्योर और फंक्शनल इंसुलिन का वर्क करती हैं। बट हम लोग की बॉडी में क्या है, हम लोग की बॉडी में सी पॉलीपेप्टाइड को रिमूव करने के लिए वी हैव दैट एंजाइम, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, इसकी बॉडी में सी पॉलीपेप्टाइड को रिमूव करने के लिए कोई एंजाइम है ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, ठीक है। तो हमने क्या किया, फिर हमने खैर कुछ नहीं किया, फिर हमारे पास एक कंपनी आई जिसका नाम था इली लिली कंपनी, ठीक है। कौन सी कंपनी आई, इली लिली कंपनी आई, एक अमेरिकन कंपनी आई इली लिली कंपनी के नाम से। उसने क्या किया, उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने स्टार्टिंग में ही सी डीएनए उड़ा दिया, सिर्फ ए और बी वाला जो डीएनए सीक्वेंस था उसको उठा लिया और उसको अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर डाल के, सपोज दिस इज वन बैक्टीरिया, इसके अंदर डाल के उन्होंने ए पॉलीपेप्टाइड बना ली, दूसरे के अंदर डाल के उन्होंने बी पॉलीपेप्टाइड बना ली और दोनों को आर्टिफिशियल उठा के जोड़ दिया डाइसल्फाइड ब्रिज के साथ, काम खत्म,
ठीक है, उन्होंने सी को डाला ही नहीं, क्योंकि अगर मान लो हम सी को डालते तो हमारा काम क्या होता, हम पहले ए बनाएं, फिर मान लो साथ में बन गई ए सी बी, तो फिर हम क्या करें, फिर कट करके सी को निकालें, है ना, फिर ए एंड बी को दोबारा जोड़ें। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने पहले ही जी को हमने काट के आइसोलेट करके निकाला ही नहीं, हमने कहा हमें मतलब ही नहीं है। तो वो किसने किया था, वो आपकी इली लिली कंपनी ने कर दिखाया था। ठीक है, तो बस यही आपकी यहाँ पे कहानी है। और एनसीईआरटी का एक डायग्राम है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बस बताया गया है कि आपका कैसे हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाला। अब एक बार थोड़ा सा इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ये देखिए, ये आपका बहुत अच्छा चीज़ है। ठीक है, ये हमारी प्रो इंसुलिन का फॉर्म है। प्रो इंसुलिन के फॉर्म में देखो, ए चेन, बी चेन, सी चेन, 3 चेन है। मैच्योर इंसुलिन में जो हमारी प्रॉपर इंसुलिन है उसमें ए चेन और बी चेन है, और इनके बीच में ए और बी चेन किससे जुड़ी है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस से, ऐसे जुड़ा है ऐसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से ब्रिज से जुड़ा होता है, डाइसल्फाइड ब्रिज उसका नेम होता है। ठीक है, तब ये प्रॉपर्ली फंक्शनल होती हैं। अब आ जाओ एक बार के लिए इसको पढ़ लें, यहाँ पे क्या क्या कहानी दिया है और तुम्हें क्या लर्न करना है, क्या छोड़ना है। हमने कहाँ शुरू किया, हमने यहाँ शुरू किया। यहाँ पे क्या बोला, बायोटेक्नोलॉजी हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ केयर, नॉट टू लर्न दिस। हमें पता है हेल्थ केयर, इसको क्या करोगे रट के। इनेबल द मास प्रोडक्शन ऑफ द सेफ एंड इफेक्टिव थेरेपेटिक्स, डेफिनेटली मास प्रोडक्शन कैसे होता है, बायोरिएक्टर्स में। बायोरिएक्टर्स बड़े बड़े हजार लीटर के वेसल होते हैं, उसी के अंदर हम लोग बना लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट थेरेपेटिक्स जो हमने बनाई है वो कौन सी है, वो कई सारी इंसुलिन है और बहुत सारी वैक्सीन है। वैक्सीन तो भी हम लोग भर भर के बना रहे हैं, इसको तुम्हें लर्न करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं, क्या है, जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके अंदर क्या होता है, हम लोग पहले क्या करते थे, पैंक्रियाज जो है, कहाँ के, किसके पैंक्रियाज से हम लोग इंसुलिन निकालते थे, जब हम लोग कैटल और पिग को मार देते थे। तो पेशेंट्स को क्या होने लगी, पेशेंट्स को एलर्जी होने लगी, और एलर्जी होने की वजह से फिर हमें लगा यार ये तो हम दे नहीं सकते, तो उसका रेमेडी क्या था, उसका रेमेडी था जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन। ठीक है, सो यहाँ पे तुम्हारा ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाई वी कांट यूज ट्रेडिशनल वे ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन। इसी को कैसे पूछा जाता है कि हम लोग पुराना तरीका क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि इंसुलिन डेवलप हो रही है। उसका जवाब क्या है, हमारे पास सोल्यूशन क्या है, हमारे पास सोल्यूशन जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन को एक और चीज़ बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेट्रोजिनस प्रोटीन। इसको बोलते हैं हेट्रोजिनस प्रोटीन। क्यों इसको हेट्रोजिनस प्रोटीन बोलते हैं, क्योंकि किसी और की बॉडी में बनता है। ठीक है, हम लोग करते क्या है, हम लोग कैसे किए, बनाए कैसे, हेट्रोजेनस, हमने बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन को ग्रो कराया है, ऐसी बैक्टीरिया को हम ट्रांसजेनिक माइक्रोब बोलते हैं या फिर हेट्रोजेनस सेल बोलते हैं। ये किसकी बात कर रहा है, ये ई कोलाई की बात कर रहा है, जिसके अंदर हमने इंसर्ट किया अपना जीन। ठीक है, अब यहाँ पे बोला कि हम लोग करते क्या है, हम लोग सबसे पहले करते हैं, हम लोग डीएनए को निकाल लिए और उसके बाद क्या किए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वेक्टर प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट, वेक्टर प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसकी बहुत सारी कॉपी बना ली। ठीक है, क्लोनिंग इसे बोल देते हैं हम लोग। क्लोनिंग करने के हमारे पास बहुत तरीके हैं, वी कैन गो फॉर पीसीआर और सिंपली इन किसी वेक्टर में, क्लोनिंग वेक्टर में डाल के। उसके बाद हमने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उठाकर रेसिपिएंट ऑर्गेनिज्म, रेसिपिएंट ऑर्गेनिज्म हमारे पास यहाँ पे क्या था, फॉर दिस केस वी हैव ई कोलाई फॉर इंसुलिन ओनली। ओके, रेसिपिएंट पेशेंट मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट होस्ट सेल। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके अंदर चेक किया कि भाई सच में किसके अंदर गया किसके नहीं। सिलेक्शन का हमारे पास क्या तरीका है, वी हैव 2 वेज सिलेक्शन का, और इसको कमेंट सेक्शन में आंसर कौन दे सकता है, आंसर इन कमेंट सेक्शन। अगर हम हिंट आपको दें तो ये पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया कि हम लोग सिलेक्शन कैसे करते हैं। सिलेक्शन ने कर लिया, हमें समझ आ गया, तो फिर समझ लो इसके आगे फिर क्या है, फिर तो सिलेक्शन कर लिया, देन बायोरिएक्टर में ग्रो करा लो, ग्रो करा के डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करा के सेल करो प्रोडक्ट निकाल के, और क्या, मार्केट में बेचो।
ये देखो यहाँ पे बताया गया है कि 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है A और B इंसुलिन के स्ट्रक्चर के अंदर, ये डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़ी होती हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मैच्योर इंसुलिन का बात है, एक्टिव की बात ही, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, जो इंसुलिन है वो प्रो इंसुलिन के फॉर्म में सिंथेसाइज होती है। मैच्योर कब होती है? जब इसके अंदर से सी पॉलीपेप्टाइड निकल जाता है। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यही से इंपॉर्टेंट होता है। सी पॉलीपेप्टाइड को जब हम निकाल देते हैं तभी आपका काम होता है। वाई दे आर शोइंग एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल? एन टर्मिनल बेसिकली क्योंकि यहाँ पे NH2 होता है, ठीक है। ये पॉलीपेप्टाइड कुछ हैं थोड़ी ना, ये आपके अमाइनो एसिड का पॉलीमर है। और आपको पता है कि हर एक अमाइनो एसिड में एक तरफ NH2 ग्रुप होता है, एक तरफ COH। तो यहाँ पे C टर्मिनल इज एक्चुअली, इसका मतलब यहाँ पे COH फ्री होगा, ठीक है। ये थोड़ा क्लास 11 का बायोमोलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कुछ है नहीं जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, ऐसा हमने कुछ बहुत नया नहीं पढ़ा दिया, घबराना नहीं। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, NH2 C COH H, यहाँ पे होता है R ग्रुप। इसी के साथ मान लो हमें प्रोटीन बनानी है, इफ़ वी हैव टू मेक प्रोटीन, तो प्रोटीन में हम करते क्या है? प्रोटीन मतलब पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड इंसुलिन है एक, इंसुलिन इज अ टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड। तो इसका मतलब अमाइनो एसिड जुड़ेगी, तो अमाइनो एसिड यहाँ पे एक और ला दो, ठीक है। अब क्या होता है? कुछ नहीं, ये यहाँ से बस और यहाँ से एक H2O निकल जाता है, ये इसका हाइड्रोजन निकाल दो, इसको OH निकाल दो, तो आपका स्ट्रक्चर कैसे बन जाता है? कुछ ऐसे बन जाता है, NH2CrHCO, यहाँ पे बन जाता है NH, क्यों? क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन चला गया, फिर COH, देन यहाँ पे R, यहाँ पे H, ठीक है। ये आगे। तो ऐसे से अगर तुम बढ़ाते जाओगे, मान लो इधर हमने एक और जोड़ दी, चाहे जितना लंबा तुम जोड़ोगे, बट एक एंड चाहे जब भी आप देखोगे एंड में तुम्हें COH ही फ्री मिलेगा और इस एंड में तुम्हें NH2 ही फ्री मिलेगा, ठीक है। सो यू विल सी इन एवरी पॉलीपेप्टाइड चेन, यू विल सी, तो इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन टर्मिनल से। एंटीबॉडी में भी तुम्हें देखने मिलेगा, इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं C टर्मिनल से, ठीक है। जनरली ये कांस्टेंट होता है, इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता एंटीबॉडी में, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो जाता है, बट अभी तुम्हें यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो बस ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो तुम्हें लर्न करना है कि 51 अमाइनो एसिड होते हैं, इसको भी लर्न करना है। A चेन के अंदर 21, ठीक है, B चेन के अंदर 30, तो 51 इन मैच्योर इंसुलिन, इस चीज़ को याद रखना। सी का हमें बताया ही नहीं गया है, वही बोला है जो इंसुलिन का स्टोरेज है हमारी बॉडी में, वो प्रो इंसुलिन के फॉर्म में होता है, T3 चेन के फॉर्म में। वाई T3? क्योंकि यहाँ पे 3 पॉलीपेप्टाइड होती हैं, ठीक है। बैक्टीरिया हमारा, यही देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज ऑल्सो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया के अंदर इंट्रॉन्स जो हैं वो आपके इंसुलिन नहीं सिंथेसाइज कर पाएंगे। यहाँ पे इंट्रॉन्स कौन सी चेन है? यहाँ पे इंट्रॉन्स बेसिकली सी पॉलीपेप्टाइड का जो जीन है, ये देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया मॉल बायो का। मॉल बायो कॉन्सेप्ट क्या है? मॉल बायो में आपको पढ़ाया गया था, देयर इज अ डिफरेंस इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस कुछ होता नहीं, क्योंकि इसमें स्प्लाइसिंग नहीं होती है, उनके अंदर, उनके बॉडी के अंदर स्प्लाइसोसोम नहीं पाए जाते, दे कैन नॉट रिमूव इंट्रॉन्स खुद से, ठीक है। तो इसी वजह से बैक्टीरिया के अंदर शायद हाई चांसेस था, अगर हम किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर हम ABC वाला जीन डाल के बनाते तो भी हम इंसुलिन बना लेते, बट उसके अंदर रेप्लिकेशन बहुत स्लो होता ना, तो हमारे लिए और बैक्टीरिया को ग्रो करना आसान है, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी। यहाँ से आता है इंसुलिन हमारा क्या होता है, कौन सा बनाता है? बीटा सेल बनाती है 11th क्रोमोसोम की। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारा क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, नीट प्रॉस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। फॉर बोथ्स उतना दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गई हमारी कहानी। यही बोला गया कि चेन को हमने कहाँ पे, इंसुलिन को बनाया कहाँ पे? इकोलाई के अंदर, ठीक है। क्रिएटेड डाइसल्फाइड बॉन्ड, हमने 2 चेन को बना लिया A और B को, और उठा के इली लिली क्यों सक्सेसफुल थे? क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2 चेन पे फोकस किया था। कैन बैक्टीरिया प्रोड्यूस इंसुलिन विदाउट इंटरवेंशन? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बैक्टीरिया इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकती है बिना इंटरवेंशन के? इंटरवेंशन का मतलब है कि अगर हम चाहें, हम ABC पूरी पॉलीपेप्टाइड वाला हम पूरा जीन डाल दें इंसुलिन वाला, क्या वर्क करेगा? नहीं, हमें जीन में से पहले निकालना पड़ेगा इंट्रॉन्स को। नो, क्योंकि जो एक्सॉन इंट्रॉन दोनों चला जाएगा, ठीक है। एक्सॉन इंट्रॉन तो है नहीं, और बैक्टीरिया तो कभी भी स्प्लाइसोसोम बनाता नहीं है, ठीक है। बैक्टीरिया डज नॉट हैव स्प्लाइसोसोम। ये चैप्टर ना
पर्सनली बहुत मस्त है। पूछो क्यों? ये चैप्टर इस वजह से मस्त है क्योंकि जिसने पढ़ा है उन्हें चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा। जिसने नहीं पढ़ा है ना, ये चैप्टर्स लाइक मुंह पे से चमाट मारता है हर टॉपिक के बाद। अच्छा बेटा तुमको मॉल बायो नहीं आती है, चलो थोड़ा पछताओ। ओह अच्छा तुम्हें बायोटेक प्रिंसिपल नहीं आती। सो इट्स बायोटेक का एप्लीकेशन इज समवेयर नॉट ओनली बायोटेक प्रिंसिपल का एप्लीकेशन, इट्स स्मॉल बायो का। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इंट्रॉन एक्सॉन क्यों नहीं हो रहे, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में कहाँ पे पढ़ी है? हमने डिटेल में पढ़ी है बायोटेक सॉरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो दोनों का वन शॉट देख लो एक बार के लिए और खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। मॉल बायो का, मॉलिक्यूलर बायो का एनसीईआरटी सीरीज हम करा रहे हो, तुम लोग आ नहीं रहे हो। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 का एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है ऑन यूट्यूब चैनल। कहाँ पे लाइव ले रहे हैं? किस चैनल पे? चैनल पे चल रहा है CUT प्रेप बाय अनअकैडमी, ठीक है, उस चैनल पे हम ले रहे हैं। हमने ऑलरेडी वी हैव फिनिश्ड टिल, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक कोडॉन, जेनेटिक कोडॉन। ये है हमारा 1 अक्टूबर को। 10 दिन के चैलेंज में जिन बच्चों ने लिया था सेशंस, काफ़ी टॉपिक्स उनके बहुत मस्त तरीके से क्लियर हुए और कुछ लोग नहीं आए। हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट इन ह्यूमन? 51। प्रो इंसुलिन क्या है? A, C, B सब हो। वाटर एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ओ इट्स गुड वन। एटेन्यूएटेड वैक्सीन क्या होती हैं? कुछ नहीं है, ये तुम्हारा ह्यूमन हेल्थ का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम पैथन्स को मार धाड़ के बेहोश करके फिर बॉडी में डालते हैं। वीकेंड डिसीज़ को हम उठा के क्या करते हैं, उनसे वैक्सीन बनाते हैं, चिकन पॉक्स वगैरह को। ये तुम्हारा HSD का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस वाले पार्ट में थोड़ा सा इसको कवर किया गया है कि ट्रेडिशनल हमारे पास वैक्सीन बनाने के क्या तरीके हैं, उनके लॉस क्या हैं, और मॉडर्न बोले तो बायोटेक्नोलॉजी वाले का क्या फ़ायदा है और क्या लॉस है। दैट इज़ वाई इट्स ओवर देयर। ट्रांसजेनिक एनिमल बहुत अच्छा है, इसमें तुम्हें अच्छे अच्छे चूहे, अच्छे अच्छे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। और उसके पहले थोड़ा सा हम आ जाते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पे, ठीक है। ये रहा, देखो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या है? व्हाट इज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस? मतलब बेसिकली जब हम DNA, RNA, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन सब का दुनिया जहाँ का सारा कॉन्सेप्ट यूज़ करके अगर हम डायग्नोसिस कर लें। डायग्नोसिस क्यों ज़रूरी है? डायग्नोसिस इस वजह से ज़रूरी है, अगर देखो कोई भी कहते हैं ना दुश्मन अगर आपको सही वक्त पे पता होता है तो आप अपनी तैयारी कर सकते हो। सेम हमारी बॉडी के साथ होता है। देखो हमारे लिए डिसीज़ का जब हमें पता चल जाता है सही टाइम पे, तो हमें उससे लड़ने का टाइम मिल जाता है। लेकिन बहुत बार देखते हो कि हमें डिसीज़ इतनी लेट स्टेज में पता चलती है कि तब तक तो पंगा हो चुका है, हम चाह के नहीं बचा पाते, विच इज़ वेरी सैड पार्ट, राइट। सो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का सबसे बेस्ट पार्ट ये कि अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है। अर्ली डायग्नोसिस, क्विक डायग्नोसिस, विच इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल इन योर ट्रेडिशनल वे। ट्रेडिशनल वे में क्यों नहीं पॉसिबल है बताते हैं ज़रा सा। ये देखो, अर्ली डायग्नोसिस टू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी ऑफ डिसीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट not possible in traditional one. ट्रेडिशनल वन बोले तो एग्जाम्पल ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट है ना, एक्सरे, ये जितने भी हम लोग आजकल नॉर्मली कराते हैं इसमें सब में कहीं में पॉसिबल नहीं है। बहुत बार आप देखते हो टाइफाइड या फिर किसी को ऐसा कुछ बीमारी हुआ रहता है, डेंगू वगैरह, डॉक्टर क्या बोलते हैं कि काम करो, ये लो दवा खाओ, टेस्ट हम लोग कराते कुछ नहीं आता, बोलते दवा खाओ, नहीं ठीक है तो एक काम करना 3 दिन बाद आना, बट ये टेस्ट करा के आना। तो उसका पॉइंट यही होता है कि हमारी ब्लड में स्टार्टिंग में पैथोजन का नंबर बहुत कम होता है, तो पता नहीं चल पाता है, एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में बहुत कम पता होती है, हमें पता नहीं चल पाता है। तो वहाँ पे हमारा टर्न करके हमारी बायोटेक या फिर हमारा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का हमारा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, विच इज़ वेरी गुड। तो हमारे पास मेनली यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, ठीक है। दिस इज़ आर मेन बायोटेक्नोलॉजी का। एक हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, एक हमारा PCR, एक हमारा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वर टेस्ट से। इसका सिर्फ नेम लर्न करना है। इन तीनों को एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन हम आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं जितने में आपको समझ आ जाए कि है क्या, ठीक है। यहाँ पे है क्या, अब अगर हम आपको समझाएं PCR, लेट्स टॉक अबाउट PCR। PCR इज़ वेरी गुड, ठीक है।
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बहुत सही काम करता है। ये सिंपली क्या करता है कि ये आपके जो भी होता है बैक्टीरिया वायरस जो भी है उसको ना नंबर उसका बढ़ा देता है, एम्पलीफाई कर देता है, तो विजिबल हो जाते हैं। ब्लड टेस्ट की प्रॉब्लम यही है कि उनमें नंबर जितना है भाई उतना ही दिखेगा, आप बढ़ा के नहीं बता पाएगा, ठीक है। और हमारे पीसीआर में उन्हीं का नंबर बढ़ जाता है। तो पीसीआर इज बेसिकली इट एम्पलीफाइज एनीथिंग, एम्पलीफाई कर देता है जो भी आपके जो है मॉलिक्यूल्स आप उसके अंदर उठा के डाल दो, ठीक है। सो पीसीआर हाउ इट हेल्प्स बाय इंक्रीजिंग द नंबर, है ना, एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन से आपका हेल्प करता है। यहाँ से पूछा जा सकता है पीसीआर से हम कुछ भी चेक कर। आरटीपीसीआर सुना था, आरटीपीसीआर सुना था, क्या था, कोरोना टेस्ट हो रहा था, यही चीज़ था, एम्पलीफाई कर दे रहा था ना, हम देख पा रहे थे। अच्छा, एचआईवी में भी यही करते हैं कि हमारा वायरस को या फिर जो भी हमारे अंदर है उनको एंटीबॉडीज़ वगैरह को उठा के एम्पलीफाई कर देता है, उनका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है, विजिबल हो जाता है, ठीक है। ये और एक चीज़ है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस से हम म्यूटेशन पता कर सकते हैं कैंसर पेशेंट में। ये कैसे, ये थोड़ा समझाते हैं, ये तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाएगा। बट पहले पीसीआर समझ आए, मैंने देखो मैंने आपको क्या बोला है कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस वी हैव 4 थिंग, वन इज पीसीआर, वन इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड थर्ड इज योर एलिसा। तो पीसीआर क्या है, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि नंबर कम है, नंबर बढ़ा देगा, आप दिखेगा ही, ठीक है। अगर मान लो आपके घर में नहीं, आपके घर में नहीं, मान लो कहीं पे भी कोई एक आतंकवादी या एक चोर घुस रहा है घर के अंदर, तो हो सकता है ना दिखे, बट इकट्ठे अगर 100 आ रहे हैं तो यू विल सी भाई कि हाँ ये है, ये है, ये है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे होता है, पीसीआर इज़ वेरी सिंपल। अब आता है सेकेंड एलिसा। एलिसा हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं, ठीक है। एलिसा आ जाओ। एलिसा बहुत मस्त चीज़ है। व्हाट इज एलिसा, इसका फुल फॉर्म आता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बर टेस्ट से, नहीं लिखा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ये इसका फुल फॉर्म है। ये किस प्रिंसिपल वर्क करता है, ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीबॉडी एंटीजन इंट्रैक्शन। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीबॉडी एंटीजन इंट्रैक्शन। इट इज 1 मार्क्स, नीट में 50 बार आ चुका है, बोर्ड्स में पीवाईक्यूज में आपको मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को लर्न कर लो। बस यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि एलिसा किस पे वर्क करता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे पे। अच्छा, इससे भी हम लोग एचआईवी डिटेक्ट कर सकते हैं। अब देखो हाउ, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ, मैम क्या मतलब है एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी एंटीजन इंट्रैक्शन, को जरा समझाओ। मान लो ऐसे तुम बोल रहे हो, तो नहीं बोल रहे हो तो हम समझाते हैं। देखिए होता क्या, अगर आपकी बॉडी में कोई भी अटैक हो रहा है, लेट्स से एचआईवी का वायरस पड़ रहा है आपकी बॉडी में, तो इसका मतलब आपकी बॉडी ने कुछ ना कुछ, जीते ना जीते बट हमारी बॉडी एंटीबॉडी ज़रूर बनाती है अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी बॉडी में एंटीबॉडी है। तो अगर हम किसी तरीके से ये पता कर लें कि तुम्हारी बॉडी में एंटीबॉडी बना है कि नहीं, इसका मतलब कि हमें पता चल जाएगा बीमारी है कि नहीं। अगर एंटीबॉडी बना है मतलब कि कुछ तो इन्फेक्शन का भी एंटीबॉडी बना है, और या फिर एक तरीका हमारे पास और एक, सीधे पता कर लें कि तुम्हारी बॉडी में एंटीजन गया है कि नहीं। दोनों में से हमें कुछ भी पता चल जाएगा तो मतलब बीमारी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, ऐसे ना ट्रे आते हैं, अगर हम इसको शॉर्ट में तुम्हें समझाना चाहिए, जैसे हमारे जिसमें हम लोग पानी डाल के आइस जमाते हैं ना घर में, वैसे ट्रे आते हैं, उनके अंदर ऐसे से क्यूब्स बने होते हैं, उनके अंदर ऑलरेडी कुछ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। सपोज आई एम मेकिंग अ क्यूब फॉर यू, यहाँ पे ऐसे से बॉक्सेस हैं, ठीक है, ऐसे, और इनके अंदर ऑलरेडी हमने कुछ सब्सटेंस डाल रखे हैं, और वो हमें पता है कि वो सब्सटेंस कलर तभी प्रोड्यूस करेगा जब एंटीजन एंटीबॉडी जुड़ेंगे, ठीक है, तभी वो कलर बनाएगा। अब हम लोग करते क्या है, नॉर्मली हम लोग इसके अंदर, मान लो हमें एचआईवी चेक करना है, तो एचआईवी का वायरस हम इसके अंदर पहले डाल देते हैं, ठीक है। व्हाट वी डू इज एचआईवी का वायरस हम इसके अंदर डाल दे रहे हैं, एचआईवी का वायरस इसके अंदर हम डाल दिए, बिल्ड एंटीजन डाल दिए। अब मान लो जिस पेशेंट को हमें चेक करना है, मान लो ये पेशेंट है, हमें चेक करना है कि इसकी बॉडी में एंटीबॉडी है कि नहीं, एंटीबॉडी होगा मतलब इसकी बॉडी में पेशेंट, ये इसके अंदर बीमारी है। तो करते क्या है, जब इसकी बॉडी से हम फ्लूइड निकाल के यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एंटीबॉडी भी आ जाएगा, तो एंटीजन एंटीबॉडी मिल जाएगा। जैसे एंटीजन एंटीबॉडी मिलेगा ये कलर बना देगा। मान लो कलर नहीं बनाया, इसका मतलब यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं बना, तो कैसे में पता चल रहा है, जब एंटीजन एंटीबॉडी मिल रहे हैं तभी कलर बन रहा है। सो बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन ना, क्योंकि जब दोनों मिलेंगे तभी हमें पता चलेगा। सिंपल सी बात है, एक को हम प्रोवाइड कर देते हैं, दूसरे का आने का इंतजार करते हैं, अगर आ गया मतलब है, नहीं आया तो नहीं। सोचिए, देखो ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, और ये देखो यहाँ पे हमने एंटीजन डाला है। अब क्या हुआ,
डायरेक्टली हम यहाँ पे डाल दोगे, सबस्ट्रेट हम ऑलरेडी डाल के रखते हैं, ट्रे आती है उसकी। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि ये देखो एंटीबॉडी है, अगर ये एंटीजन आया, ठीक है, ये खैर कुछ सही से दिखाई नहीं गया है, ये लोग पागल हैं, हटाइए। सो कुछ नहीं है, बस इतना जान लो, एंटीजन एंटीबॉडी जब मिलते हैं तो एक आपका कलर बनता है, और मिलेंगे तभी जब बॉडी में होगा, ठीक है। वही आपको बोला गया है कि डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ हम लोग क्या करते हैं, कैसे बनी है, इससे हमें इन्फेक्शन पता चलता है, एंटीबॉडी बनी है मतलब कुछ है, ठीक है। एंजाइम यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ द एल्कलाइन फॉस्फेटेज और परऑक्सीडेज, ये देखो इसके अंदर एंजाइम कौन सा यूज़ होता है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज या फिर परऑक्सीडेज हम लोग यूज़ करते हैं। ये एक्स्ट्रा है, बट इफ़ यू वांट यू कैन लर्न। ये तुम्हें BHU में मिल जाएगा ये क्वेश्चन, जो बच्चे CUT देंगे, BHU वालों को थोड़ा प्यार है इस एंजाइम से, तो वो लोग थोड़ा सा इसे पूछ लेते हैं। अब देखिए, एक कुछ भी नहीं है, इतना आपको समझना नहीं, टेंशन नहीं लो। हम एक एग्जांपल देने जा रहे थे कि जैसे साइन हम कभी कभी ढूंढते हैं, है ना। एक सिंपल सी बात बताएं, अगर हमें घर के बाहर कभी कुछ नए शूज़ देखने मिलते हैं स्कूल से या कभी आए होगे, तो आप ओ इसका मतलब घर पे कोई आया है, यू नो फॉर श्योर कि नो इट्स नॉट माई पेरेंट्स और माई फैमिली मेम्बर, इट मीन्स देयर इज समवन इनसाइड। तो सेम गोज हेयर, अगर हमें एंटीबॉडी में पता चल जाती कि अच्छा एंटीबॉडी है, इसका मतलब बॉडी में एंटीजन गया है, इट्स एज क्लियर एज दैट। चलो, हा। सो हम क्या पढ़ लिए, हमने 3 चीज़ें, वी हैव 3 थिंग, one is PCR, we have done that, one is ELISA, we have done that, and third one is we have recombinant DNA technology। recombinant technology ना समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा प्रोब समझना पड़ेगा, फिर मजा आएगा तुम्हें। प्रोब क्या होता है, प्रोब समझ लो, हमारा हुक्म का इक्का ना यही होता है, मतलब इसी के बेसिस पे हम सब पता करते हैं। प्रोब क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, वो चाहे DNA का हो या RNA का हो, सपोज ये, ठीक है। अब इसी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इसी के ऊपर सिंगल स्टैंडर्ड, सॉरी मैंने डबल स्टैंडर्ड बना लिया, इट कैन नेवर बी डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसी के अंदर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल टैग्ड होते हैं, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल मतलब कि इसको अगर हम इस पर ऑटो रेडियोग्राफी के लिए रेस डालेंगे, ये ग्लो करेगा जहाँ पे भी होगा, हमें दिख जाएगा। हमारी हाइब्रिडाइजेशन वाली जो फिल्म है, फोटोग्राफिक फिल्म है, उस पर ये दिख जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग करते क्या हैं, हम लोग ऐसे करते हैं, सुनिए, अगर ये कोई इंसान है, ठीक है, इसकी ये सेल है, ठीक है। अब हमें लग रहा है कि यार इस सेल में ना कुछ म्यूटेशन हो गया, इस सेल में क्या हो चुका है, म्यूटेशन हो गया। इधर आ जाओ, देखो कैंसर क्या होता है, कैंसर अगर हम एक एग्जांपल ले लें, म्यूटेशन की वजह से होता है, या कोई भी डिसीज जो है मैक्सिमम टाइम जीन में कुछ ना कुछ म्यूटेशन हुआ रहता है। म्यूटेशन का मतलब क्या है कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को जैसा होना चाहिए था, जीन सीक्वेंस को जैसा होना था, वैसा ना होके जीन सीक्वेंस कुछ और है, राइट। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे होता है कि हम हमें क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से हमारे पास जीन के सीक्वेंस ऑलरेडी हैं कि सही क्या होना चाहिए, जीन होना कैसे चाहिए, वी हैव द आइडल सेटअप। तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग, मान लो हमें शक है कि ये वाला पोर्शन का जीन में थोड़ी खराबी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा नॉर्मल जीन होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री हम प्रोब बना लेते हैं। प्रोब मान लो हमने बना लिया ATGC, राइट, ये हमारा प्रोब आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिए, रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल डाल दिया। अब हमें सेल से हमने क्या किया, DNA का वो पोर्शन निकाल लिया जहाँ पे हमें शक है कि यहाँ पे हाइब्रिडेशन हुआ है। मान लो हमने एक इंसान A से निकाल लिया, ये हमारा सेटअप हो गया, और दूसरा हमने ह्यूमन B से निकाल लिया, हमें चेक करना है किसके अंदर म्यूटेशन हुआ है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि इस सेल के इस पार्ट में यही वाला जीन होगा, तो हमने इसका रियल जीन होना क्या चाहिए था, इसका होना चाहिए था TACG, TACG। इरेजर नहीं है इसमें, TACG, ये C है बेटा, ये G है। तो होना क्या चाहिए था, अगर मान लो म्यूटेशन जब नहीं हुआ होगा बेटा, म्यूटेशन अगर नहीं हुआ होगा तो ये पता है इसके साथ जब हम प्रोब डालेंगे ये तुरंत जाके हाइब्रिडाइज कर देगा, ये T के साथ A मिल जाएगा, A के साथ T मिल जाएगा, J के साथ C, C के साथ G। तो मतलब कि ये इंसान में कोई दिक्कत है नहीं, जो होना चाहिए था वही है,
ठीक है, क्योंकि हमें पता था होना यही चाहिए था, उसी अकॉर्डिंग हमने प्रोब बनाया था। तो जब हम ऑटो रेडियोग्राफी डालते तो हमें दिख जाता है कि हाँ भाई हाइब्रिडाइज हो चुका है, जो हमने प्रोब डाला था जाके मिल गया, इसका मतलब जो होना चाहिए था वही ये बदला नहीं है। 2 मिनट सुनो, इसका मैं एग्जाम्पल देंगे, वहाँ सबको समझ आ जाएगा। बट मान लो ये कोई पेशेंट है जिसके अंदर म्यूटेशन हो चुका है, तो हमने देखा कि यहाँ पे आके यहाँ पे मिल गया, ये दोनों मिल गए, बट ये वाला रीज़न तो नहीं मिल रहा है, ना ये वाला रीज़न मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि राइट नाउ एट दिस सिचुएशन इट्स फॉर श्योर कि यहाँ पे सी और जी नहीं, यहाँ पे कुछ और आ चुका है, ये चेंज हो चुका है। क्यों? क्योंकि सी और जी होते तब तो ये पक्का जाके मिलता, बिकॉज वी नो जी तो सी से मिलेगा ही, सी तो जी से मिलेगा ही। तो मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चेंज है। तो जहाँ पे म्यूटेशन हुआ रहता है वहाँ पे हाइब्रिडेशन नहीं होता, वो फोटोग्राफिक फिल्म पे दिखता नहीं, जो पोर्शन हमें नहीं दिखता है वो पोर्शन को हमें समझ आता है अच्छा यहाँ पे चेंज है। ठीक है, सिंपल से हम लोग क्या करते हैं, जिस पे हमें शक है इस सेल का, उस सेल को निकालते हैं, इलेक्ट्रोफोर्सेस के थ्रू तोड़ते हैं, आराम से हमारे पास डीएनए का सीक्वेंस आ जाता है। अब क्या करते हैं, हमें ऑलरेडी सीक्वेंस पता है कि आइडियल क्या होना चाहिए, उसी अकॉर्डिंग सिंगल स्टैंडर्ड हम न्यूक्लियोटाइड को बना लेते हैं, उसके अंदर रेडियो एक्टिव डाल देते हैं, उठा के छोड़ देते हैं हाइब्रिडाइज होने के लिए। अगर मान लो फिर हम ऑटो रेडियोग्राफी फिल्म डालते हैं, अगर हमें दिख गया कि हाँ यहाँ पे हाइब्रिडाइज हुआ है, तो मतलब कि जो जैसा होना चाहिए था वैसे ही है, अगर जहाँ पे नहीं हुआ मतलब वहाँ पे बदल चुका है। ठीक है, लेट मी गिव एन नॉर्मल एग्जाम्पल। नॉर्मल एग्जाम्पल इज लेट्स से कि हमें है कि क्लास में 2 बच्चे हैं, क्लास में मान लो रत्ना है और अमीश है। ठीक है, अब हमें है कि रत्ना और अमीश ये दोनों हम 100% जानते हैं कि ये दोनों दोस्त हैं दिया और दिव्या की। ठीक है, तो हम जान रहे हैं कि ये दोनों अगर जाएंगे, वी नो फॉर श्योर कि ये दोनों जब भी जाएंगे मिलेंगे, हाय हेलो करेंगे, बात करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों को छोड़ दिया फील्ड में, चारों को। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो है रत्ना तो जाके दिव्या से मिल रही है, बट अमीश जाके दिया से नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो दिया है नहीं, वो बदल चुकी है, कोई और है, दैट इज वाई दे आर नॉट मीटिंग, इट्स द सेम। वही हम लोग यहाँ पे सेम चीज़ करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, म्यूटेशन चेक करते हैं, क्योंकि हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ के अकॉर्डिंग उन्हें जाके मिलना चाहिए। अगर नहीं मैच कर रहे इट मीन्स देयर इज सब्स्टिट्यूशन, देयर इज सम चेंज, दैट इज वाई दे आर नॉट कनेक्टिंग। ठीक है, अदरवाइज आपके कनेक्ट करेंगे। वही चीज़ आपको बोला है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए को हम लोग रेडियोएक्टिव ट्रैक कर देते हैं, इसको प्रोब की डेफिनेशन है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या आते हैं, हाइब्रिडाइज करने के लिए अलाउ करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्यों? क्योंकि अगर मान लो हमने पहले से सीक्वेंस गलत करके डाला है, पता चल रहा है जीन का सीक्वेंस होना चाहिए ATGC, हम उसका प्रोब भेज रहे हैं UA कुछ भी भेज रहे हैं, तो वो वैसे भी नहीं मिलेगा, म्यूटेशन नहीं भी हो रहेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम प्रोब ढंग से बनाएं। तो अब क्या करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी से हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं जो क्लोन वाला जो म्यूटेटेड जीन होता है वो कभी भी नहीं दिखेगा। ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग में आता है कि जो नहीं दिखा मतलब म्यूटेशन है। तो इसका मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि प्रोब कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री नहीं? क्योंकि वहाँ पे म्यूटेशन हो चुका है। अगर म्यूटेशन आपका नहीं हुआ होता तो वो वहाँ पे जाके उससे मिलता। तो ये हमारा यहाँ पे हम लोग प्रोब को यूज़ कर रहे हैं, डीएनए सीक्वेंस हम खुद से बना रहे हैं, जीन मैनिपुलेशन कर रहे हैं। सो इट्स ऑल कम्स अंडर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये देखो यहाँ पे बोला क्या है, एडिनो एसोसिएटेड वायरस और लेंटिवायरस कुछ हमारे सेफेस्ट एफर्ट वेक्टर्स हैं। ठीक है, उनके क्लिनिकल ट्रायल्स हमने किए हैं, किस पे पाइकेंसर सन पे किए हैं, जो रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। बट ये तुम्हारे क्या है, इट इज़ एक्स्ट्रा, सो डोंट डू दिस। डिड यू नो वाई? इसको छोड़ दो, पार्किंसंस डिसीज और सारी चीज़ें। अभी हम लोग आते हैं, ये देखो एलिसा का फुल फॉर्म क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीन थेरेपी क्या है, ADA क्या है, CDNA क्या है, ये CDNA कर लो, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये 2-2 मिनट के 1-1 वर्ड के क्वेश्चन आर वेरी गुड। ठीक है, चलो लोग जीन थेरेपी कर लिए। नाउ कमिंग टू द ट्रांसजेनिक प्लांट। कूल। ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है? ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है? ट्रांसजेनिक एनिमल्स ऐसे एनिमल हैं जिनके अंदर हम जीन मैनिपुलेशन किए हों। क्या किए हों? जीन मैनिपुलेशन, जिसको हम लोग क्या कर रहे थे, वी वर यूजिंग द टर्म GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। एनिमल्स के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक वर्ड यूज कर देते हैं, प्लांट्स के लिए भी यूज करते हैं। तो बेसिकली GMO इज इक्वल टू ट्रांसजेनिक। ठीक है, अब आता है बायोसेफ्टी इशू, बायोपेटेंट, बायोपायरेसी और हमारा ट्रांसजेनिक। ये यहाँ से पता है, ये है बहुत छोटा सा क्वेश्चन, 2-2 लाइन में दिया है, भर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बोला है, कुछ सिर्फ फैक्ट्स हैं और फैक्ट्स हैं और फैक्ट्स हैं। अगेन यू डोंट हैव टू लुक एट दीज। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या बोला है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल हैं वो माइस हैं। कितना है? 95%। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न। चूहे की ज़िंदगी हमने बर्बाद कर दी है, मॉलिकुलर टेस्टिंग कर करके, बायोटेक्नोलॉजी टेस्टिंग कर करके। हमने कहा बेटा तुम तो, हमने तो तुम्हें ले ही रखा है, अब हम तुम्हारे साथ जो मर्जी वो करेंगे, क्योंकि चूहे बहुत सारे हैं।
चूहे के लिए आंदोलन करना पड़ेगा हमें, ऐसे फीलिंग आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एनिमल जिनके डीएनए को, ये देखो जिनके डीएनए को हम मैनिपुलेट कर दें, है ना, मतलब बेसिकली उसके अंदर हम चाहे जीन डाल दें, अच्छा जीन हटाना इज ऑल्सो जीन मैनिपुलेशन। हाँ, इवन इफ वी आर रिमूविंग सम जीन फ्रॉम समवन दैट इज ऑल्सो अ जीन मैनिपुलेशन, तो वहाँ के केस में भी आपके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो भी जीन मैनिपुलेशन हो गया। तो वही बोला है जो अदर, अच्छा ये भी तुम्हें लर्न करना है, तुमसे पूछा जाता है कि और भी क्या क्या। एक सिंपल से देखो बात इतनी सी है कि हम लोग इंसानों के लिए हर कुछ करते हैं, तो इंसानों से रिलेवेंट मतलब वी ट्राई कि हम वर्टिब्रेट्स पे टेस्ट करें, इनवर्टिब्रेट्स पे टेस्टिंग कोई मतलब भी नहीं और आसान भी नहीं है। तो मैक्सिमम जो हमारी टेस्टिंग होती है वर्टिब्रेट्स पे होती है, तो चाहे ये हो गए हमारे पिग हो गए, शीप हो गई, काऊ हो गई, रैबिट हो गए, पिग हो गए, फिश हो गई, इन पे सब पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं, इंसानों पर टेस्टिंग नहीं करते हैं ना। तो जो भी हमारी स्टडी करनी होती है वो हम इन्हीं ट्रांसजेनिक एनिमल पे करते हैं। अब आते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल का पॉइंट है क्या। ठीक है, ये भी तुम्हें नहीं करनी है, मन करेगा शौक में पढ़ लेना वैक्सीन कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि देखो, अच्छा ये वैक्सीन का प्रोडक्शन बोला गया है कि इम्यूनिटी क्या है, पावर टू रजिस्ट इन्फेक्शन, HSD ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैक्सीनेशन कैसे हम लोग बनाते हैं, एंटीबॉडीज बना के। फर्स्ट वैक्सीन जो डेवलप हुई थी स्मॉल पॉक्स की, एडवर्ड जेनर ने 1956 में की थी। डू नॉट लर्न, अच्छा जो हम क्रॉस बना रहे हैं इसका मतलब ये नहीं पढ़ लोगे तो कुछ अनडाइजेस्ट हो जाएगा, वोमिट हो जाएगा। इट्स एज क्लियर दैट कि ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है और सीबीएसई आपका स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करती है। सो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम चाह रहे तुम लोग को एकदम स्लाइड का देखो नंबर भले ही बहुत सारा है बट कंटेंट अगर तुम ध्यान से देखोगे बहुत कम है। अगर हमने जितना तुम्हें मार्क कर दिया लर्न, इफ़ यू जस्ट नोट इट डाउन इन अ कॉपी ओनली द इंपॉर्टेंट पोर्शन, यू विल हैव योर वेरी गुड आंसर शीट। नहीं तो टेलीग्राम पे गामा ग्रुप या फिर बायोलॉजी बाय निकिता शुक्ला सर्च करो, वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर अनअकैडमी 12th का चैनल पे इसको हम भेज देंगे। आई विल सेंड नोट्स ऑन TG, या फिर कम्युनिटी पे फॉलो करो, कम्युनिटी पे पोस्ट कर देंगे। ठीक है, कम्युनिटी पे हम उठा के इसको पोस्ट कर देंगे। कमिंग टू द पॉइंट, ट्रांसजेनिक एनिमल्स की अगर हम बात करें कि क्या यूज़ है, यूज़ ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, क्यों हम जीन्स के साथ मैनिपुलेशन कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है कि हम उन पे जीन्स, अगर हम जीन मैनिपुलेशन करते हैं तो हम नॉर्मल फिजियोलॉजी और हम लोग डेवलपमेंट पढ़ सकते हैं। हाउ वी कैन डू दैट। देखो अगर मान लो कोई भी एक जीन है, हमें देखना है कि अच्छा इस जीन से क्या इफेक्ट होता है, तो क्या करो, चूहे के अंदर से वो जीन हटा दो। ग्रोथ हार्मोन का अगर मान लो हमें जीन चेक करना है कि सच में क्या ग्रोथ वाला जो जीन है इंपैक्ट करता है हमारी हाइट को कि नहीं, उसके अंदर से काट के हटा दो, और अगर उसकी फिजियोलॉजी पे, उसके डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, इट मीन्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल। सो इट्स एज क्लियर एज दैट। सेकेंड, अलाउ टू स्टडी हाउ जीन्स रेगुलेटेड एंड हाउ दे इन्फ्लुएंस द नॉर्मल फैक्टर। इससे क्या होता है, मान लो हमने जीन भी नहीं मैनिपुलेट किया, हमने वहाँ की कंडीशन कुछ चेंज कर दी, कोई फैक्टर हटा दिया, तो ओवरऑल हमें पता चलेगा क्या वो फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है। इसी का एक्सटेंडेड पार्ट है। थर्ड, ये देखो जैसे हम लोग इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ये इसमें किसमें, फिजियोलॉजी वाले में, डेवलपमेंट वाले में। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। सेकेंड, हम लोग आते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं एनिमल को अगर हम ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं, हमारे पास ये हो गया फर्स्ट। इसको दोनों को अगर तुम कंबाइन करके भी लिख दोगे ना, ये दोनों, तो भी तुम्हारा वर्क कर जाएगा। सेकेंड, हमारे पास है कि नॉलेज बढ़ाता है बट इसे तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा हमारा थर्ड पॉइंट कि ये एक तरीके का ह्यूमन की जो डिसीज़ है उनके लिए मॉडल की तरीके से वर्क करता है। कि मान लो हमने दवा बनाई, अब हमने चेक किया अच्छा ये वर्क किया कि नहीं, इससे कितना दिन में पेशेंट ठीक हो रहा है, तो पूरा मॉडल बना के रखते हैं। जैसे हमारी बॉडी में हम लोगों ने पता है मॉडल बना के रखे हैं। ठीक है, किसके मॉडल हमारे पास इस वक्त हैं, हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस के मॉडल हैं, अल्जाइमर के मॉडल, रिमोटेड आर्थराइटिस के मॉडल हैं। ये इसका एग्जांपल है। आपसे पूछा जाएगा किसका किसका हम लोग जीन मॉडल कर रहे हैं। जीन कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ डिसीज, ये हमें नहीं करना, ये छोड़ दो। ठीक है, बस तुम इतना कर लो कि डिजीज मॉडल और किसका मॉडल। और हमारे पास क्या होती है, कुछ जो मेडिसिन होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, बहुत ही महंगी होती हैं। ठीक है, तो उनको नॉर्मली बनाना बहुत कम अमाउंट में बनती हैं और अमाउंट कम होता है तो महंगी बिकती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल से हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, सो वाई दे आर टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये देखो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक जीन है, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल टू कोड फॉर प्रोटीन दैट इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन दैट इज एम्फाइजिमा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का एक एम्फाइजिमा ट्रीट, एम्फाइजिमा क्या होता है, एम्फाइजिमा होता है जब कोई
सुट्टा पीते हैं तो उनकी अलवलाई की जो वॉल होती है ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो उस केस में उनको अल्फ़ा एंटीट्रिप्सिन दी जाती है, अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन जाती है। बहुत महंगे होते हैं वो सब, तो अगर नॉर्मली बनाने लगो तो फिर तो कितना महंगा जाएगा, कोई से यूज़ ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो मॉडल्स होते हैं या जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं उन्हीं के अंदर हम इसको बनाते हैं, बना के मतलब अलग ही फैक्ट्री बना ली हम जानवरों को अपने लिए। उसके बाद क्या है, फीनल कीटोनेरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस का भी ट्रीटमेंट हम लोग ऑलमोस्ट यही कर रहे हैं। तो ये हो गया तुम्हारा 4th पॉइंट और ये हो गया तुम्हारा 5th पॉइंट। क्या हो गया, 5th पॉइंट हो जाएगा कि न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए, क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए। जैसे हमारी जो नॉर्मल काऊ हैं, हम लोग के यहाँ पे न्यूट्रिशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम। नॉर्मल काऊ क्या होती है, मिल्क तो देती है, अमाउंट तो अच्छा मान लो हाइब्रिडाइजेशन से में मिल जाता है, बट उनके अंदर उतना अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन वगैरह नहीं होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 1997 में हमने एक रोजी दीदी को बनाया था और उनके अंदर प्रोटीन इनरिच एल्बुमिन बनाते हैं और उसके अंदर अल्फा लैक्टोएल्बुमिन बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्या बनाते हैं, अल्फा लैक्टोएल्बुमिन, जो कि आपका न्यूट्रिशनली बैलेंस आपका ज़्यादा होता है एंड गुड फॉर बेबीज़, गुड फॉर बेबीज़, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि बच्चे इसे इजीली क्या करते हैं, इसे इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे, रुको हम तुम्हें एग्जैक्ट नंबर लिखवा दे रहे हैं। हाँ, 2.4 ग्राम पर लीटर, 2.4 ग्राम पर लीटर, 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोटीन होती है, जो कि बहुत बड़ी बात है, पता है, नॉर्मल इतना नहीं होती है। नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है, ये मत करो, एक्स्ट्रा है। गोल्ड फिश क्या है, गोल्ड फिश आजकल लोगों को पालने की शौक है, तो हमने क्या किया, ऐसा बना दिया कि एक बार में गोल्ड फिश बहुत सारे अंडे थे और हम बना के उसको बेच लें, तो हमारी इकोनॉमी भी बढ़ गई है, पैसे कमा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बायो सेफ्टी। अब देखो, इतनी हमने तारीफ बता दी, अब कुछ लोग के मन में बहुत अच्छे अच्छे ख्याल आए। वो हमारी बैच के बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। तुम में से कितनों को आया होगा कि यार सही है, हम तो प्रोडक्ट्स बनवाएंगे और बेचेंगे, ठीक है, जो भी चीज़ कम बन रही है उसको हम बहुत हाई प्रोडक्ट में ट्रांसजेनिक का बना के कर लेंगे। या फिर जैसे हमने आपको बताया कि जीन रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी फंक्शन के लिए, कुछ लोग के मन में आया होगा, अरे ठीक है यार, तब तो इसका जीन निकाल के मैं अपनी बॉडी में डाल लूँगा, ऐसा कर लूँगा। ऐसा नहीं होगा, गवर्नमेंट तुमको ठोक देगी। तो एक कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन होने चाहिए कि भाई तुम मत करो, ये एक एथिकल चीज़ें भी होती हैं। ऐसा नहीं कि यू ट्राई एवरीथिंग, किसी का जीन निकाल के कुछ भी टेस्टिंग कर रहे हो, तो उसका आपको एक चेंज भेजना पड़ता है कि देखो ये है एंड दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। तो एक कमेटी होती है, ठीक है, GEAC। तो वो क्या होती है, आपको क्या होती है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो पूरा चेक करती है कि कौन सा हमें पब्लिकली लॉन्च होगा, कौन सा नहीं लॉन्च होगा, क्या आप प्रूव कर सकते हो। आपको पता है क्लोन वगैरह लोग बनाने लगे थे, इंडिया में तो बैन है, बहुत जगह पे तो भयंकर लोग बनाए भी हैं, कितनी जगह कितनी कंट्रीज़ में, और उससे क्राइम रेट वगैरह बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए हमने बायो सेफ्टी कि देखो साइंस बढ़नी भी चीज़ है, खतरनाक भी उतनी है, तो हमने GAC लगा दिया है। यहाँ सिर्फ तुम्हें इसका नाम याद रखना है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट बहुत आते हैं, और अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट की तुमने जितनी साई-फाई मूवीज़ देखी होंगी वो सारे कहीं ना कहीं अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट के ही हैं। तो वो एक्चुअल में हो सकता है, इट्स नॉट समथिंग। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, मस्त चमक रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, चूहे के कान हमने क्या कर डाले हैं। तो देखो हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल से, अच्छा ये वही है कि हम लोग वैक्सीन सेफ्टिंग भी करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़, ठीक है। हम लोग वैक्सीन वगैरह को चेक करते हैं कि सही काम कर रहा है कि नहीं, केमिकल टेस्टिंग करते हैं कि कोई केमिकल है कितना हार्मफुल है कितना नहीं है, ड्रग्स वगैरह को टॉक्सिसिटी क्या है, उसी अकॉर्डिंग इसकी दवा बनाएं। हमने आपको बताया बहुत बार कि बहुत सारे बंदर को दारू पिला के देखी जाती है कि अच्छा ये हीरोइन है, अच्छा ये ड्रग्स है, कितना इंपैक्ट कर रहा है कितना नहीं। तो सारी चीज़ें हम इन जानवरों पर टेस्टिंग करते रहते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल को, ठीक है। सो बस यहाँ पे ये अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कुछ आप देखो, एक तो आ गया कि हमने रूल रेगुलेशन बना दिए, किसने बनाया, GAC ने, बात खत्म। चोर होते कुछ, सच बता रहे, चोर होते हैं, वो क्या करते हैं, बनाता कोई और है उस चीज़ को, और वो अपने नाम बोलते नहीं ये तो मेरा है, और वो बेचते हैं उसे, उसको यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं बायोपायरेसी। चोर होते कौन है, चोर, खैर यहाँ पे चोरी थोड़ी कम होती है, दादागिरी थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे जो कंट्रीज़ अंडर डेवलप होती हैं उनके पास उतने पैसे वैसे होते नहीं हैं, जो कंट्रीज़ उन्होंने बनाए होते हैं, उनका प्रोडक्ट होता है, उन्हीं के कंट्री का निकाल के और कंपनी वाले बोल देते तो मेरा है, ठीक है, और उसको अपना पेपर पे ऑन पेपर वर्क करा लेते हैं कि अपने नाम करवा लेते हैं, क्योंकि पेटेंट इज़ बेसिकली आप उसको अपने नाम करवाओ, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी अपने नाम होते हैं, पता है, हर कंट्रीज़ का अपना अपना होता है। सो जो आपकी डेवलप कंट्रीज़ होती हैं वो करा लेती हैं, और अंडर डेवलप नहीं कराती, फिर दिखाते हैं बोलो हमारे पास तो पेपर है। तो ऐसे ही कुछ हमारे साथ धोखा हुआ है। बायोपायरेसी इज बेसिकली बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का चोरी करना, है ना, बिना प्रॉपर पनिशमेंट,
बिना प्रॉपर परमिशन के, ठीक है, अगर हम उसको इकोनॉमिकल लेवल पे बेच रहे हैं। जैसे कि कुछ कंपनी हैं जिन्होंने पेटेंट लिया कुछ प्रोडक्ट का और क्या किया, जेनेटिक मटेरियल उससे कुछ कुछ करके बनाया, और हमारी जेनेटिक मटेरियल को, जो कि हम मतलब सालों साल से हमारी खानदानी विरासत है, तुलसी, नीम, हल्दी, बासमती, उन्होंने कहा है तो हमारा है। हमने कहा क्या बकवास है, ठीक है। तो ऐसे ही हुआ था हमारे साथ। बासमती राइस इंडिया में प्रोड्यूस हुई थी, कंपनी अमेरिकन कंपनी ने चुरा लिया था, बोला था हमारा। ये देखो पेटेंट इम्प्लाई हुआ था कि आप सेल मत करो, हमारी कंट्री पे आके बोलने लगे तुम सेल नहीं कर रहे हो, हमको तुम पैसे दो इसके। हमने कहा ओ बेटा ये सही है। तो 27 डिफरेंट वैराइटीज़ ये तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। वैराइटीज़ जो होती हैं बासमती की इंडिया में ग्रो करती हैं, तो और बहुत दिनों से आपको पता है बासमती राइस हमारे यहाँ पे ग्रो किया जा रहा है। 1997 में एक लोग आए, उन्होंने कहा अच्छा यहाँ पे बड़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं। एक अमेरिकन कंपनी आई, उन्होंने अपने पेटेंट राइट ले लिया और आपके बासमती में थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करके उसके बाद बोले कि ये तो हमारा है और तुम चोर हो। हमने कहा अच्छा चोरी, ऊपर से सीना चोरी। उसके बाद हमने क्या किया, और उतने पे नहीं, उन्होंने बहुत सारी हमारी मेडिसिन जैसे नीम हो गई, तुलसी हो गई, टर्मरिक, हल्दी हो गई। इससे आपको पता है ना, नीम, हल्दी और टर्मरिक और तुलसी, ये सब बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू, बहुत ज़्यादा, इट जस्ट वी हैव वी जस्ट डोंट वैल्यू, दैट्स द फैक्ट। तो बहुत सारी कंट्रीज़, फिर उन्होंने उसके लिए भी कोशिश की। खैर हमने कहा नहीं, डिशम इंडिया मतलब कम मत समझो, तो खैर उसका हमने लेने नहीं दिया। लेकिन बायोपायरेसी, ये 1 मार्क्स में डेफिनेशन आती है कि बायोपायरेसी डेफिनेशन क्या है। इसका मतलब कोई बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को आप यूज़ करो, ठीक है, बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के, तो बस यही है, और ना ही उनको तुम कंपनसेशन दो। ये तुम्हारी डेफिनेशन है बायोपायरेसी की। दैट बायोपायरेसी रिफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज। ये मत करो, कोई ज़रूरी नहीं मल्टीनेशनल कंपनीज, भाई हमारे इंडिया का भी हो सकता है वो, ठीक है, विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। वो किसी एक रीजन का एक साइंटिस्ट भी हो सकता है, अगर उसने मेहनत करके बनाया तो उसका प्रोडक्ट तुम यूज़ करोगे तो भी चोरी ही होगी ना। ये कौन सी बात हुई, हाँ, कि मल्टीनेशनल कंपनीज की चोरी है। अब देखो बहुत सारी चोरी होने लगी, तो हमारी कंट्री, ये देखो डेवलप जो कंट्रीज़ होती हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज़ जो होती हैं वो उड़ाई लेती हैं। जो फाइनेंशियल रिच डेवलप कंट्रीज़ होती हैं वो एक्सप्लॉइट करती हैं और अपनी सारी प्रोडक्ट को कमर्शलाइज कर देती हैं। बहुत सारे नेशन ने रियलाइज़ कर लिया है कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है और हमें कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से हमने, इंडिया ने एक बिल पारित किया, इंडियन पेटेंट बिल, जो कि इंडियन पार्लियामेंट में दिया गया है, काम चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों का हमारे पास मिल चुका है। तो अब देखो यही है बायोपायरेसी का एक्सप्लॉइटेशन, ये लर्न करो। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे तुम्हारा ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है, जीएसी क्या है, ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन नहीं है। सो थैंक यू एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑल इंडिया मॉक टेस्ट ऑन 30th। अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं तो निकिता लाइफ कोड यूज़ करो। अभी इस वक्त 25% ऑफ चल रहा है बेटा। बैच में भी बहुत कुछ कराने वाले, बैच की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी। सारे सैम्पल पेपर, शॉर्ट नोट, शीट नोट्स, मतलब बोर्ड्स का आपको झंझट खत्म हो जाएगा। मार्क्स तो गारंटी होगी। वहाँ से बैच से निकलते हैं, कितने भी बच्चों को नहीं आता है, लास्ट मंथ में 2 महीने के अंदर बच्चे टॉप करते हैं, क्योंकि प्रॉपर अटेंशन मिलता है ना। आप हमसे डायरेक्ट कॉल वगैरह पे कम्युनिकेट कर सकते हो। और अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और शेयर तो सब्सक्राइब तो कर ही दो, जिससे और एनर्जी के साथ और सारे हम सेशंस आपके लिए लेके आएँ। और अक्टूबर तो बहुत खास होने वाला है, तो आप लोग लग जाओ और बिल्कुल भी लापरवाही मत करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। अगर आप एंड तक देखे हैं तो #डन नीचे कमेंट सेक्शन में मार देना, क्योंकि एंड तक देखना ना मतलब ये दिखाता है कि दैट यू हैव अ रियली गुड पेशेंट, और मतलब एक बहुत स्टूडेंट का ये साइन है। सो इफ़ यू आर एबल टू वॉच बाय द एंड देन डू इट। ओके, आई विल सी कौन कौन है। चलो टाटा बच्चों।